की स्क्रीन है, ठीक है। वो स्क्रीन कितनी होती है, कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ डेस्कटॉप। तो ये यूजली हम लोग 5 स्क्रीन पर ही बात करते हैं। ये हमारी एक हो गई मोबाइल की, ठीक है, दूसरी हो गई हमारी टैबलेट की, तीसरी हो गई हमारी मिनी लैपटॉप, और उसके बाद चौथी हो गई हमारी लैपटॉप की, और लास्ट हो गई हमारी डेस्कटॉप की। इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉट की तरफ जाती है, लेकिन हम लोग फिलहाल 5 पर बात करते हैं। अगर हम इन 5 में से सिर्फ 3 की स्क्रीन भी रिस्पॉन्सिव करना सीख गए तो बाकी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये हमारे पास 5 स्क्रीन है, ठीक है। ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, जो कि मोबाइल के अंदर हमारे पास होती है। मैं इसको नाम लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल। अब ये जो चीज़ें लिख रहा हूँ ना, ये चीज़ें भी ध्यान से देखें, और जो अभी चीज़ें बता रहा हूँ इसको सिर्फ आपने समझना है। अगर आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को समझ लिया ना, तो 80% रिस्पॉन्सिवनेस आप पूरी समझ जाएंगे कि कैसे करनी है, 20% हम लोग इम्प्लीमेंट करके करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल, सॉरी एक्स्ट्रा स्मॉल। ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल होती है, और ये जो हमारे पास टैबलेट की स्क्रीन है इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक मिनी लैपटॉप, जिसको हम लोग कहते हैं मीडियम, ठीक है। ये साइज क्या है, मीडियम साइज है हमारे पास। और अब आप लोग बता सकते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन की साइज क्या होगी, लार्ज होगी, बिल्कुल। तो ये स्क्रीन हमारे पास होती है लार्ज, और फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन क्या होगी, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है। एक हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल। उसके बाद हमारे पास टैबलेट की स्क्रीन आती है जिसको हम कहते हैं स्मॉल। जो उसके बाद फिर आती है हमारे पास मिनी लैपटॉप की स्क्रीन जिसको हम लोग कहते हैं मीडियम। उसके बाद लैपटॉप की लार्ज, और उसके बाद डेस्कटॉप की एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है कि आप लोग जिस तरह से अभी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, फर्ज करें कि मेरी ये वेबसाइट है जो कि डेस्कटॉप पर बिल्कुल बेहतरीन नजर आती है, और मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक टेक्स्ट बंद करें, गवर्नर हाउस सिंध, ठीक है, और मैंने इसको एज अ हेडिंग अपनी वेबसाइट के ऊपर रख दिया, ठीक है। ये देखने में अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमारी स्क्रीन बड़ी है। अगर इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करके, मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट जो है लैपटॉप लैपटॉप की तरफ चली जाए, इसी चीज को अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो फिर भी कुछ करीब करीब, लेकिन सही है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसी चीज को फिर से मैं कॉपी करके मिनी लैपटॉप, जो हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन है, वहां पर लेकर आऊं तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, सही है। आप लोग जो डिजाइनिंग करते हैं अपनी स्क्रीन के मुताबिक, वो जब दूसरी स्क्रीन पे जाती है तो उसके पिक्सेल्स कुछ इस तरह से हो जाते हैं, और ये जो है ना हमारे पास टूट कर नीचे आ जाता है टेक्स्ट, सही है। और फिर अगर मैं इसी चीज को ले जाऊं अपना स्मॉल स्क्रीन की तरफ, ठीक है, तो अब यहाँ पर कहाँ आ रहा है, ये हो जाता है गवर्नर हाउस सिंध, कुछ इस तरह से। और फिर आप लोगों को बताइए कि अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा तो बिल्कुल भी वेबसाइट नहीं लगेगी, कुछ और ही लगेगा। खैर, अब हमने जो करना होता है ना रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर, वो ये करना होता है कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, और मल्टीपल डिवाइसेस के लिए अगर हमने हेडिंग रखी है, हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, हमारे पास वो डिव हो सकती है, इमेज हो सकती है, नेम बार हो सकता है। हमने अगर कोई हेडिंग लगा रखी है तो उस हेडिंग को हमने इस तरह से सेट करना है कि जिस भी डिवाइस पे वो चली जाए वो ऑटोमेटिकली वहां पे सेट हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है,
हमें उसकी साइज को रिड्यूस करना पड़ता है उसकी डिवाइस के हिसाब से। अब मैंने बताया कि हमारे पास डिवाइसेस तकरीबन 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 5 ही होती है, इससे बड़ी भी होती है, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। इनकी कुछ साइजेस होती हैं, ठीक है। अगर मैं चला जाऊं टेलमेंट सीएसएस की वेबसाइट पे, जहां पर मैं सर्च करता हूं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेलमेंट सीएसएस के अंदर, तो थोड़ा सा मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर जब मैंने बताया कि हम लोग जब कस्टम सीएसएस से हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाते थे तब हम लोग यूज करते थे मीडिया क्यूरीज में। लेकिन जब हम आप लोगों के भी मेरी तरह नसीब अच्छे हैं कि आप उस वक्त में आए जब हमारे पास टेलमेंट सीएसएस है, हमें कोई बड़ा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो टेलमेंट सीएसएस हमें कुछ ब्रेक पॉइंट्स देता है, ठीक है। हर डिवाइस के लिए वो हमें ब्रेक पॉइंट्स देता है जिनको यूज करके हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ठीक है। ये वो ब्रेक पॉइंट्स हैं जो कि पहले से प्री फिक्स है। कौन कौन से हैं? हमारे पास स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है और 2XL है, जिस पर हम लोग बात नहीं कर रहे, सही है। और दुख की बात यह है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम उसको अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। कैसे, उस पर लास्ट में बात करेंगे, फिलहाल इन पर बात करते हैं। अब इनकी कुछ साइज होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है स्मॉल, स्मॉल डिवाइस की बात कर रहा है, तो हमारी कौन सी डिवाइस की बात कर रहा है? टैबलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कहना है कि जो स्मॉल डिवाइस है उसकी मिनिमम विड्थ जो होती है, मिनिमम विड्थ वो स्टार्ट होती है 640px से, सही है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 640px से मिनिमम विड्थ इसकी स्टार्ट होती है। तो फिर मैं इसको ये समझ लेता हूँ कि इससे कम वाली जो विड्थ है वो हमारी मोबाइल डिवाइस की होगी, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 639 तक हम समझ लेते हैं कि जो ये विड्थ बाकी की है ये सारी हमारी स्मॉल डिवाइस की होगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 639 ही थी, ठीक है। तो इसकी विड्थ कितनी हो गई? 1 से लेकर 639। मतलब कि अगर इससे एक भी पिक्सल वो ऊपर गई तो वो हमारी कहाँ पे आ जाएगी? टेबलेट वाली डिवाइस पे आ जाएगी। मैं यहाँ पर px भी लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम लोग पिक्सल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाए मीडियम पर, तो इन लोगों ने क्या किया है, उसको शॉर्ट में लिख रखा है। हमारे पास स्मॉल की जगह उन्हें SM लिखा है, मीडियम की जगह MD लिखा है। तो मीडियम की विड्थ कहाँ से स्टार्ट होती है? 768 तक। इससे पहले हमने देखा कि स्मॉल की जो डिवाइस है, डिवाइस की जो विड्थ होती है वो स्टार्ट होती है 640 से, ठीक है। अब 768 से स्टार्ट होती है मीडियम की विड्थ, तो इसका मतलब कि ये जो हमारी मैक्सिमम विड्थ है वो जाती है 767 तक, सही है, क्लियर है। हमारी जो हमारा ये स्मॉल की विड्थ है ये मैक्सिमम कहाँ जाती है? मिनिमम 640 से, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 767 तक जाती है। अगर वो 768 तक पहुंचती है तो मतलब वो हमारे मिनी लैपटॉप की जो है ना स्क्रीन पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं 7, कहाँ से स्टार्ट होती है? 640 से, और कहाँ तक जाती है? 767 तक, ठीक है। ये हमारे टेबलेट की विड्थ है, ठीक है, वे भी px के अंदर ही है। अब अगर हम लोग आ जाए दूसरी पे, लार्ज की, तो लार्ज की कितनी है? 1024 तो इसका मतलब हमारी अगर मीडियम की विड्थ 768 से स्टार्ट होती है तो वो कहाँ तक जाती है? 1023 तक, ठीक है। अगर वो उससे एक पिक्सल आगे गई तो वो कहाँ पर पहुंच जाएगी? लार्ज के ऊपर। तो हमारे पास इसको भी हम लोग अपने पास लिख लेते हैं। ये लिखने का मकसद है कुछ, जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे तब मैं आप लोगों को डिवाइस दिखाऊंगा, तब आपको ये चीज समझ आएगी। कहाँ थी? कितनी थी? 768 से हमारी विड्थ स्टार्ट होती थी, 1023 तक हमारी मैक्सिमम है। मतलब मिनिमम हमारी
768 है और मैक्सिमम जो हमारी है वो कितनी है 1023। अगर 1023 से आगे जाती है तो कहाँ पहुंच जाएगी लार्ज स्क्रीन पर। ठीक है जी 23 लिखा है ना मैंने। यहाँ से हमारी लार्ज की स्क्रीन स्टार्ट होती है 1024 से और एक्सेल की जाती है 1280 पे। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारी जो मिनिमम विड्थ है लार्ज की वो स्टार्ट होती है 1024 से और उसके बाद ये जो एक्सेल है 1280 तक जाती है। ठीक है, ये अगर 1280 से स्टार्ट है तो मतलब अगर ये हमारे डिवाइस की इसकी बात करें तो हमारी जाती है 1279 तक। ठीक है, इसकी विड्थ स्टार्ट होती है मिनिमम 1024 और मैक्सिमम कितनी जाएगी 1279। ठीक है, ये फॉर्मूला तो समझ आ रहा है ना 1279 और इसके बाद जो भी हमारी स्क्रीन होगी अगर 1280 तक पहुंचती है तो हमारे पास यहाँ से हमारी वो स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी डेस्कटॉप की, जो कि इसके बाद हम लोग आगे जाने वाले नहीं है। इतना काफी है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमारी ये जो स्क्रीन है कहाँ स्टार्ट होती है 1280। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ 2XL आ जाती है मतलब डबल एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, अब ये डिवाइस आपने समझ ली। अगर हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस पे आए, मैं इसी वेबसाइट पे जाता हूँ इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपने देखना है यहाँ पे अभी हम लोग कितने पर है 349। हो सकता है आप लोगों को नजर ना आए तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर नजर आ जाती है तो आ रही है नजर। हमारी कौन सी बिट है अभी 349। हम कौन सी बिट के अंदर है अभी, कौन सी डिवाइस की बिट है ये मोबाइल की है। अगर मैं इसको और बाहर लेकर जाऊं, अब हम कौन सी बिट के अंदर है अभी भी मोबाइल की है। टेबलेट की जो हमारी स्क्रीन है उसकी विड्थ तक हम लोग कब पहुंचेंगे 640 तक। अगर मैंने यहाँ पर 640 टच किया तो कुछ देखा होगा आपने वेबसाइट के अंदर चेंज भी आया होगा, आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब टेबलेट के लिए उन्होंने कुछ और विड्थ ऐड कर रखी है, कुछ और चेंजेस हमारे पास हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इसको लेकर जाऊं 768 पर तो यहाँ से हमारी कौन सी विड्थ स्टार्ट होती है 768। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, टेलमेंट का जो हमारे पास लोगो है वो गायब हो जाता है। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा 768 को क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है टेलमेंट का लोगो आ जाता है। सही है, इसके बाद अगर और हम लोग इसको बढ़ाते जाएं तो हम लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमने दो चीजें एक साथ खोल रखी है। सही है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और टॉपिक है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है अभी आप लोग का ये समझना कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई नो कि जिसने भी असाइनमेंट बनाया था वो बड़ा एक्साइटेड होगा, बड़ा खुश होगा कि यार मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया, मैंने वेबसाइट बनाई, बिल्कुल बनाई, और उसके लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगा मुझे, सबने बहुत ज़बरदस्त एफर्ट की थी और बहुत अच्छी बनाई थी। जिन स्टूडेंट की यहाँ पे अभी ओपन की थी उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। इट्स नॉट लाइक कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उनकी तरफ से कोई ग्लिच है। जब एक चीज़ पढ़ी नहीं है तो उसके होने का या उसका वजूद यहाँ पे देखने का मैं कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो जो एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने 100% डिलीवर किया था। खैर, अब समझते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस ज़रूरी क्यों है। इसकी मिसाल आप ऐसी लें जैसे आप शर्ट्स का या कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, आपने कपड़ों का कारोबार शुरू किया तो आपने स्टार्ट किया कि यार मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों के साइज़ से। ठीक है, जो कुछ भी साइज़ हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है। आपने स्टार्ट किया, आपके पास ज़्यादातर ऑब्वियसली बच्चों के लिए वालदाइन आती हैं कपड़े परचेज़ करने के लिए। जब उन्होंने कपड़ा देखा, उन्होंने पूछा कितने साल के लिए, आपने बोला 1.5 साल के लिए। उन्होंने बोला 1.5 साल के लिए तो है, मेरा बच्चा भी 1.5 साल का है,
लेकिन ये साइज मेरे बच्चे को नहीं आएगा। समझ रहे बात मेरी? और आपके पास है ही एक साइज, इसके अलावा आपका काम चलेगा ही नहीं। तो अब कद पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि भाई हमने ये चीज़ को स्टैंप लगा दिया, कहीं फिक्स कर दिया, कहीं टैग लगा दिया कि 1.5 साल के बच्चे की डायमेंशन यही हो सकती हैं। उसके ऊपर है भाई, खाता पीता बच्चा होगा, गोल मटोल माशाल्लाह। कोई कमज़ोर हो सकता है, वो हो सकता है कि जो आपने डायमेंशंस दिए उससे भी कम, उसको 1 साल का आ रहा हो। तो ये चीज़ आपको ग्रो करने में, आपके बिजनेस को ग्रो करने में रोकेंगी। और लेट से कोई बड़ा आ जाता है कि यार मैंने भी शर्ट परचेज करनी है, आप क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो बच्चों का रखते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं। सही है, चले यहाँ पे तो चलता है। लेकिन इससे पहले की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो यहाँ पे फिट बैठती है कि यार आप बहुत ही एक स्पेसिफिक साइज के साथ चल रहे थे जहन में रख के, और ये आपके लिए ब्लॉकर बनेगा कब? जब आप सोचेंगे कि यार मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी डायमेंशन सही नहीं है। आपके पास और भी साइजेस होने चाहिए हैं, आपके पास 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का भी साइज होना चाहिए। अब वो बच्चे के ऊपर है भाई, अगर भले वो 1.5 साल का है लेकिन उसके जो डायमेंशंस पड़ रही हैं वो 2 साल की पड़ रही हैं, 2.5 साल की पड़ रही हैं, आपके पास स्टॉक होना चाहिए कि आप उसको दे सकें। इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। सेम गोज फॉर योर वेबसाइट्स। अगर आपकी जो वेबसाइट है वो फिलहाल किसी एक बहुत ही स्पेसिफिक स्क्रीन साइज के हिसाब से बनी हुई है, तो अब मसला क्या हुआ कि अगर वही वेबसाइट किसी और स्क्रीन साइज में, कोई मोबाइल में खोलेगा, कोई टैबलेट में खोलेगा, कोई डिफरेंट और स्क्रीन साइजेस में खोलेगा, एंड ट्रस्ट मी, स्क्रीन साइजेस कभी भी डिफाइन नहीं होते। आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, इनके पास भी मोबाइल है, अभी मैं डायमेंशंस निकालूंगा, सबकी अलग होंगी, तो आपको डिफाइन नहीं कर सकते कि मोबाइल पे यही साइज आएगा। या आपके पास सभी लैपटॉप सामने है, तो क्या सबके लैपटॉप की स्क्रीन साइज सेम होता है? आपका अलग, इनका अलग, मेरा अलग। सेम गोज फॉर डेस्कटॉप, सेम गोज फॉर टैबलेट्स। तो स्क्रीन साइजेस के हिसाब से कोई डिफाइन डायमेंशंस सेट कर लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए आपको इस पॉइंट पे थोड़ा वर्सेटाइल होना पड़ता है, आपको हर एक स्क्रीन साइज का ख्याल रखना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि यार मेरे पास तो बस लैपटॉप है, मैं कैसे मोबाइल को जहन में रखूं, ध्यान में रखूं, या डेस्कटॉप को जहन या ध्यान में रखूं? तो उसके लिए आपके पास जो अभी इंस्पेक्ट करके डेफ टूल था, जिसकी मदद से हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस अचीव कर सकते हैं। आप राइट अवे देख सकते हैं कि यार इस स्क्रीन साइज पे मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी। तो ये बहुत आसान तरीका है कि ऊपर डायमेंशंस आपको दिख रही हैं, आप हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या हाइट और विड्थ सेट करना चाहते हैं। जिस तरह आप स्क्रॉल करते जाएंगे, उसको क्लिक करके वो उस तरह एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो ये वाला मसला तो आपका ब्राउज़र ने हल कर दिया। अब बस आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है कि आप हर स्क्रीन साइज के हिसाब से अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव रखें। रिस्पॉन्सिव से मुराद क्या है कि बेसिकली जिस भी स्क्रीन साइज पे वो देखा जाए तो उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल्स ना आए। क्योंकि जब भी आप मोबाइल पे वेबसाइट खोलते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं वर्टिकली, ऐसे ही होता है, हॉरिजॉन्टली आप कभी स्क्रॉल नहीं करते। हाँ, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, इस तरह की कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी करना पड़ता है, लेकिन इन जनरल पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो वर्टिकल स्क्रॉल पे चल रहा होता है। सेम गोज फॉर योर डेस्कटॉप, टैबलेट्स एंड अदर स्क्रीन साइजेस। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत आती है कि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट यूज़ करें, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार मैंने वेबसाइट तो बनाई है, ये URL है, लेकिन उसके बाद साथ में दूसरी बात ये भी बोलेंगे कि इसको डेस्कटॉप पे खोलना। वो बोलेगा मैं क्या फारिग बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी वेबसाइट खोलने के लिए मैं डेस्कटॉप इस्तेमाल करूँ? मेरे पास मोबाइल है, इस पर खुलती है तो खुले, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को समझें, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल जो है वो मिस कर रहे हैं, और इसके बगैर आप फ्रंट एंड इंजीनियर नहीं बन सकते, आप वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप यूज़र को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो किस स्क्रीन साइज पे आपकी वेबसाइट को विजिट करे। तो आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट को वर्सेटाइल होना पड़ेगा, ताकि वो हर एक स्क्रीन साइज के ऊपर इजीली यूज़र विजिट कर सके और उसका पूरा कंटेंट बहुत आसानी के साथ कंज्यूम कर सके। तो मेक श्योर ये बात आप समझें, क्योंकि अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका मकसद आना ज़रूरी होता है कि हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वही नहीं पता
तो ये आपके लिए ट्रस्ट में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। आप बोलेंगे यार वेबसाइट बना रहा हूँ, इट्स इनफ, क्यों ये सीखूं? तो ये सीखना बेतहाशा इम्पॉर्टेंट है। ओवर टू यू मैन। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पे। अब हमारे पास 5 स्क्रीन्स हैं, ठीक है। अब अगर हमने यही अप्रोच लेके चले कि हमने इस हेडिंग को रिस्पॉन्सिव करना है हर डिवाइस के अंदर, तो किस तरह से करेंगे? मैं हर डिवाइस के अंदर से इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले हम लोग ड्रॉ करके समझते हैं, फिर हम लोग कोड करके समझेंगे। अगर मैं आ जाऊँ सबसे पहले एज अ डेवलपर, हम क्या करते हैं? सबसे पहले मोबाइल डिवाइस के लिए डिज़ाइन करते हैं अपनी वेबसाइट को। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, मोबाइल डिवाइस के लिए। तो आपने भी इसी अप्रोच को फॉलो करना है। पहले आपने मोबाइल डिवाइस के लिए सोचना है, उसके बाद आपने जाना है स्मॉल डिवाइस मतलब टैबलेट, फिर आपने मिनी लैपटॉप, फिर लैपटॉप, फिर लार्ज और फिर एक्स्ट्रा लार्ज। अब मैंने यहाँ पर अगर हेडिंग रखनी, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये हेडिंग लगा दी। इस मोबाइल के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से ये काफ़ी सूटेबल है, ठीक है। आपको भी ये कोई मतलब वेबसाइट नज़र आ रही होगी अच्छी से, कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आ रही आप लोगों को कि भाई ये लेफ्ट में इस तरह से जा रही है या फिर ओवरफ्लो हो रहा है हमारा टेक्स्ट, नहीं। यहाँ तक मोबाइल डिवाइस के लिए सही है। लेकिन अगर यही वेबसाइट हमारी, यही वेबसाइट अगर इस टैबलेट के अंदर ओपन किया कर दी जाए तो क्या होगा? टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा सा लगेगा। हमने क्या अप्रोच फॉलो करनी है? हमने ये अप्रोच फॉलो करनी है कि अगर हमने मोबाइल डिवाइस के अंदर ये विड्थ रखी है, तो जब ये कॉपी होके मतलब कि ये वेबसाइट हमारी टैबलेट के अंदर ओपन हो तो क्या हो जाए? उसकी जो साइज़ है, फॉन्ट की साइज़ जो विड्थ है, वो कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसके बाद सेम हमारे मिनी लैपटॉप्स के लिए, अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँ तो यहाँ से जैसे ही बढ़े, मतलब हमारी डिवाइस अगर यहाँ से 1 से लेकर 639 से इंक्रीज हो तो उसकी विड्थ क्या हो जाए? बढ़ जाए, इतनी हो जाए। उसके बाद अगर हमारी डिवाइस की जो विड्थ है, मतलब मिनिमम इसकी कितनी है? 640 और मैक्सिमम कितनी है? 767। अगर इससे एक भी पिक्सल ऊपर हो, मतलब अगर हमारी डिवाइस की विड्थ जो है 768 तक जाती है, जो कि हमारे पास मिनी लैपटॉप की होती है, अगर जाती है तो क्या हो जाए कि जो हमारा टेक्स्ट है उसकी साइज इंक्रीज हो जाए, कुछ इस तरह से, सही है। उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं लैपटॉप्स के लिए। सेम उसके लिए कि अगर हमारी डिवाइस की जो विड्थ है वो 1023 से इंक्रीज कर जाए तो जो कि हमारी हो जाएगी लैपटॉप्स की स्क्रीन, ठीक है। तो क्या हो जाए कि वहाँ पर भी हमारे टेक्स्ट जो कि हमने लिख रखा है, हमारी जो हेडिंग है उसकी साइज इंक्रीज हो जाए, इस तरह से। सेम वही हमारे एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के लिए जो कि हमारा डेस्कटॉप है, कि वहाँ पर भी अगर जाए तो वो उस तरह से इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर देखकर आपको लगता होगा कि हाँ अब हमने किसी टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव किया है, ठीक है। अब ये हर डिवाइस के अंदर सूटेबल है, हर डिवाइस के अंदर सूटेबल है, हर डिवाइस के अंदर सूटेबल है, हर डिवाइस के अंदर लग रहा है कि हाँ ये फिक्स है, यहाँ पर ये अच्छी लग रही है। अब इस अप्रोच को हमने कैसे फॉलो करना है? हमने नॉर्मली ऐसा करते हैं हम लोग कि डेली के हिसाब से कि एक हम लोग अपना नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर डिव बनाते हैं और वहीं पर हम लोग डिवाइस को जो है ना अपना डिव वगैरह बनाकर फंक्शनलिटी समझ रहे होते हैं। लेकिन अब बात आ रही है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की, तो जो टेलवेंट सीएसएस है ना हमारे पास, टेलवेंट सीएसएस हमें अपने पास एक अपना प्ले ग्राउंड देती है कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर अपने कोड लिखकर यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर टेलवेंट की वेबसाइट पे आए, गेट स्टार्टेड क्लिक करें, लेफ्ट साइड पे देखेंगे जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन लिख रही है, उसी कॉलम के अंदर अगर आप आए तो आपको प्ले ग्राउंड का ऑप्शन भी नजर आता है, ठीक है। प्ले ग्राउंड पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो हमारे पास एक प्ले ग्राउंड ओपन हुआ है, तो इसके अंदर HTML भी है, CSS भी है और उसकी जो है ना टेलवेंट CSS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी है, जो कि हमारे नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पर जस्ट हमने HTML लिखनी है और उसको चेक करना है क्या हम उसको
रिस्पॉन्सिव कर पा रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे और राइट साइड पे उसका आउटपुट हमें दिखेगा। ठीक है, फर्ज करें मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया div, ठीक है, हेलो लिखता हूँ, तो क्या आपको यहाँ से हेलो नजर आ रहा है? आ रहा है स्क्रीन पे? सही है, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक div बनाई है मैंने, मैं क्या करता हूँ इस div को जो है ना थोड़ा सा क्लास देता हूँ। अच्छा, वैसे नेक्स्ट.जेएस के अंदर अगर हम इसको क्लास दें तो हम लिखते हैं क्लास नेम। क्यों? क्योंकि क्लास वर्ड जो हमारे पास है उसके अंदर रिजर्व्ड होता है हमारे टाइप स्क्रिप्ट के लिए, तो हम उसके अंदर लिखते हैं क्लास नेम। लेकिन इसके अंदर अगर आप क्लास लिखेंगे तो ये माइंड नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पर क्लास लिखता हूँ और उसके बाद मैंने जो एक div लिखी है मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, जैसे मैं देता हूँ BG ऑरेंज 500। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड कलर आपको दिख भी नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको हाइट नहीं दी, इसके अंदर कुछ है भी नहीं और इसको हमने हाइट भी नहीं दी, तो जब हम हाइट देंगे तब हमें पता चलेगा। मैं इसकी हाइट रख देता हूँ। हाइट कैसे देते हैं? हम लोग h लिखते हैं और उसके आगे जो भी हाइट हमने देनी हो, अगर मैं हाइफन लिख के यहाँ पर लिख लेता हूँ स्क्रीन, तो जितनी भी हमारी स्क्रीन है वो उतनी विड्थ अपने पास ले लेगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ h-स्क्रीन, तो जितनी भी हमारी स्क्रीन है वो उतनी विड्थ ले लेगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के इधर से घुमाऊं तो आप राइट साइड में ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से कुछ पिक्सल्स नजर आ रहे हैं जो कि उसकी डिवाइस के हमें बता रहे हैं। नजर आ रहे हैं? अभी हम लोग हैं 703 में। ठीक है, 703 में। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, हमारे पास वही विड्थ है, वो चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्रीन क्या रख दी है, वो हाइट क्या रख दी है, स्क्रीन। तो जितनी भी हमारी स्क्रीन है उसकी हाइट उतनी रहेगी और विड्थ वो ऑटोमेटिकली फुल ले लेता है। ठीक है, अब हमने बात करनी है टेलमेंट CSS के उन ब्रेक पॉइंट्स पर जो कि अभी हमने देखे थे। ठीक है, ये हमारे पास टेलमेंट CSS के कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट डिफाइंड है। ठीक है, हमने इसको अभी यहाँ पर ड्रॉ करके अपने पास रख लिया है। तो हमारे मोबाइल की विड्थ कितनी है? 1 से लेके 639। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, मैं सबके मुंह से सुनना चाहता हूँ। 639। और टैबलेट की और मीडियम मिनी लैपटॉप्स लार्ज। ठीक है, काफ़ी है इतना। आप लोगों से बुलवाने का मकसद ये था ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, आपको याद हो कि हमने ये विड्थ अभी बोली थी तो इतनी विड्थ उसकी होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इन ब्रेक पॉइंट्स जो हमारे पास हैं इनको मैं यूज़ करता हूँ। हमारे पास स्मॉल है सबसे पहले, मैंने लेकिन ये देखा कि मैंने जब उसको BG कलर ऑरेंज दिया तो उसने देखा ही नहीं कि ये स्मॉल स्क्रीन पे देनी है, ये बड़ी स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन पे देनी है, एक्स्ट्रा लार्ज पे देनी है। उसने क्या कर दिया, पूरी की पूरी स्क्रीन पर इसी को छाप दिया। तो हम लोग जो भी पहली हम लोग की हमारी जो चीज़ होती है, जो विड्थ होती है, जो कलर होता है, जो भी चीज़ हम देते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट सब पे सेट हो जाती है। मतलब पहली का मतलब ये नहीं है लास्ट, क्योंकि या लास्ट यही है, इसके बाद कुछ हमारे पास है नहीं। तो हमने क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास डिवाइस है, फर्ज करें ये मोबाइल डिवाइस के लिए मेरे पास 320 कितनी डिवाइस होती है हमारी मोबाइल के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि ये जब टैबलेट की स्क्रीन पे आए, जब ये टैबलेट की स्क्रीन पे आए तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो BG अपना ऑरेंज 500 से हटके इसका कलर हो जाए ग्रीन 500। सही है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेलमेंट CSS ने हमें अपने कुछ ब्रेक पॉइंट्स दिए हैं जो कि स्क्रीन के चेंज होने पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास BG ऑरेंज 500 है, इसके बाद जो स्मॉल स्क्रीन आएगी ना, अभी हम लोग, क्योंकि मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन के लिए अपनी विड्थ डिफाइन करते हैं या फिर कलर डिफाइन करते हैं या फिर हम लोग इमेज की साइज डिफाइन करते हैं। अभी जो मैंने कलर डिफाइन किया है वो हमारा पूरी स्क्रीन के लिए था। अब अगर मैं कोई लास्ट विड्थ इसके अंदर ऐड करता हूँ, जो कि हम अभी ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी कलर होगा वो सारी स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास स्मॉल लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। इसके बाद हमने लगाना होता है कॉलन। सही है, इसके बाद हमने लगाना होता है कॉलन, जो कि खुद वो रिकमेंड भी कर रहा है। अब हमने जो भी कलर देना है स्मॉल स्क्रीन पर, स्मॉल स्क्रीन हमारी कौन सी है,
टैबलेट की स्क्रीन है भाई। टैबलेट की स्क्रीन पे जो भी कलर हमने देना है वो कलर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीजी ग्रीन 500। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि भाई जो अगर हमारी डिवाइस 1 से लेकर, अब इसका एसएम का मतलब क्या है, हमारे पिक्सल्स कितने हैं एसएम में 640, तो मतलब 640 से जितनी भी हमारी डिवाइस कम हो, अगर उसके पिक्सल्स कम है तो ऑरेंज कलर है, अगर वो टच करता है 640 को तो क्या हो जाए, हमारी डिवाइस का कलर ग्रीन हो जाए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हम उसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने भी देखना है कि क्या हमारे पास पिक्सल्स चेंज होते हैं, ये पहले ही हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के खींच के लाऊं, अभी वो जा रहा है 350 पे, 360 पे, 40, अब ये आए 43, अभी आ गए हम लोग 500, और ये अब हम आ गए 600। 600 के बाद हमारे पास है 40 और ये कलर चेंज हो गया। सही है, यहाँ तक कोई सवाल? हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर जो एक कलर दिया था वो बाय डिफॉल्ट जो हमारी कम डिवाइस थी उस पर ऑटोमेटिकली उसने रख लिया। मतलब अगर हमने कोई कलर दिया है, फिलहाल के लिए समझिए ये ग्रीन नहीं है, हमारा ये कलर है, तो ये कलर मैं दूंगा तो वो क्या करेगा, हर डिवाइस पर इस कलर को सेट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल लिख के, मतलब स्मॉल डिवाइस के लिए डिफाइन करता हूँ कि जब स्मॉल डिवाइस आ जाए तो आप क्या करना, बीजी ग्रीन कर देना। अब मैं अगर इसकी डिवाइस के साइज बढ़ा भी देता हूँ तब भी कलर वही रहेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट कलर हमारा वही है। ठीक है जी सर। एक सवाल है नईम से, पता नहीं आप लोग के जहन में आया नहीं आया, मेरे जहन में जरूर आया। लिखा हुआ है SMBG ग्रीन 500। तो मेरे हिसाब से तो भाई जब स्मॉल स्क्रीन आनी चाहिए थी तब ये BG ग्रीन होना चाहिए था ट्रिगर। आप जो मुझे दिखा रहे हैं वो ये है कि भाई जब स्मॉल स्क्रीन है तब ऑरेंज है, जब मैं स्मॉल स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ तब जाके ग्रीन हो गए। जैसे टेक्निकली अभी जो स्क्रीन साइज देखें ये कंसीडर होता है कि भाई मोबाइल स्क्रीन है या फिर टैबलेट स्क्रीन है, मेक सेंस? अभी तक क्या चल रहा है, ऑरेंज चल रहा है। अब जरा स्क्रीन साइज को बड़ा करें, ये तो वो है कि मैं अब स्मॉल स्क्रीन से बाहर आ गया हूं तब ये जाके ट्रिगर हुआ है। तो अब इसमें कोई सवाल नहीं बनता, टेक्निकली आपने इसका यूज टू होना है कि अगर आपके जहन में भी ये बात आती है। ठीक है, तो जो पहला स्क्रीन साइज हमारे पास है वो है SM और वो टैबलेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ब्रेक पॉइंट है जहाँ से हमारे पास डेस्कटॉप आता है, फिर उससे आगे का ब्रेक पॉइंट है जहाँ से हमारे पास और बड़ी स्क्रीन्स आती हैं। तो जो आप फर्स्ट स्टाइलिंग देते हैं वो उस स्क्रीन साइज के लिए होता है जो कि मौजूद ही नहीं है। तो आपने देखा था कि SM क्या था आपके पास, टैबलेट था, और उससे नीचे का आपके पास कुछ मौजूद नहीं था। तो टेक्निकली जो आपने फर्स्ट स्टाइलिंग दी है वो उसको कंसीडर कर रहा है कि यार मैं इस चीज़ को टैकल करूँगा क्योंकि इसके लिए तो कोई स्क्रीन साइज मौजूद ही नहीं है। जब SM दिया है तो इसका मतलब है कि जब मेरा ब्रेक पॉइंट टैबलेट को जाके टच करे, किस ब्रेक पॉइंट को टच करे, अब कुछ भी हो, मैं नंबर को याद करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा, आपको भी मैं कभी कंसीडर नहीं करूंगा कि आप याद करें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने को। ठीक है, बस आप SM याद करें और देखें कि यार जब भी SM को टच करेगा तब मैंने जो स्टाइलिंग दी है वो कंसीडर की जाएगी। और अब अगर मैंने MD के लिए नहीं बताया हुआ, LG के लिए नहीं बताया हुआ, तो ये SM ही आगे तक चलेगी। हाँ, अगर अब मैं इन बिटवीन MD का भी बता दूं कि लेट्स से MD पे जाके रेड कर देना, तो वो SM से पहले पहले ऑरेंज ही रखेगा, SM पे आने पे ग्रीन कर देगा, और जैसे ही मैं LG पे जाके हिट करूंगा जो भी ब्रेक पॉइंट है तो वो रेड कर देगा। अब इस ब्रेक पॉइंट से आगे मैं जितना भी चलता जाऊंगा वो रेड ही रखेगा तब तक जब तक मैं XL नहीं दे देता। अब जब मैं XL दूंगा तो उससे आगे वही चलता रहेगा। जरा आना स्टाइलिंग में दोबारा मेरे प्यारे भाई, याद रखें कि यार जो मेरी इनिशियल स्टाइलिंग है वो उस ब्रेक पॉइंट के लिए है जिसको हमने खातिर में ही नहीं रखा हुआ। हमें पता है कि यार SM, MD, LG और XL के लिए हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे नीचे के लिए नहीं है। तो ये पहला वाला जो है ये बेचारा उसको कैटर कर लेगा और हमारी आसानी के लिए है।
अब हमने बता दिया कि भाई SM पे जब आए और उससे ऊपर, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ और नहीं बताया हुआ अभी, MD, LG, XL, तो ये ग्रीन ही चलता जाएगा। अगेन नंबर्स या पिक्सल्स को याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, अगर याद करनी होती तो लिख रहे होते ना। SM दिया ही इसलिए है, हाँ सरसरी तौर पे देख लीजिएगा, अच्छा रहता है। अब ज़रा आए MD के ऊपर। MD होता है कुछ? होता है। ज़रा MD पे कुछ और कलर कर दें सर, रेड कीजिएगा, अच्छा लगता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि भाई जब मैं MD को हिट करूं तो क्या हो जाए? रेड हो जाए। तो जरा आप नीचे हैं, ऑरेंज किसके लिए? उस स्क्रीन साइज के लिए जो बेचारा हमारे पास मौजूद नहीं है। जरा ऊपर है, जैसे ही SM को हिट किया, मतलब टैबलेट को, तो क्या आ गया मेरे पास? ग्रीन आ गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई SM है। अब इससे ऊपर ऊपर कब तक? जब तक आगे दिया हुआ एक स्क्रीन साइज या एक ब्रेक पॉइंट जो मैंने डिफाइन किया है वो ट्रिगर नहीं होता, तब तक यही चलता चला जाएगा। अब चलता चला जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप रेड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई अब क्या आ गया है, आपके पास स्क्रीन साइज लार्ज आ गया। अब क्योंकि मैंने इसके बाद कुछ नहीं बताया हुआ, अब भले डबल एक्सएल आ जाए, ट्रिपल एक्सएल आ जाए या उससे ज़्यादा जितने भी एक्सएल होते हैं, ये रेड ही रहेगा। इसके ऊपर कोई स्क्रीन साइज होता है मेरे प्यारे भाई? क्या होता है? लार्ज होता है। ज़रा लार्ज के लिए आप कर दें, येलो कर दें, बाहर नहीं करें, ज़रा स्ट्रिंग्स के अंदर करें। चले नहीं खोले कोई मसला नहीं है, खुल तो जाएगा, कैसे नहीं खुलेगा? खुलेगा ना भाई? खुल जाएगा इंशाल्लाह। LG येलो जरा कोई डार्क सा हो, फाइव। चलो जरा ये आप देख रहे हैं, आ जाए, ठीक है। अच्छा एक और तरीका है, अब तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कोड और प्रीव्यू साथ साथ देख रहे हैं, ठीक है। एक और तरीका होता है, आपको ये ऊपर लेफ्ट के ऊपर आप लोग का राइट, वो देख रहे हैं लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है कि भाई साइड बाय साइड दिखना चाहिए या फिर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर दिखना चाहिए। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे ना तो कोड ऊपर आ जाएगा और प्रीव्यू नीचे आ जाएगा, तो उसमें आप लार्ज स्क्रीन साइज और डबल एक्सएल भी अचीव कर सकते हैं। अब आप देखें कि भाई मीडियम पे तो यही रहा, सबसे नीचे ऑरेंज रहेगा। जैसे ही स्मॉल पे आया उससे ऊपर कब तक? जब तक MD नहीं हिट हो जाता तब तक SM वाली स्टाइलिंग ही ट्रिगर रहेगी। चलें ग्रीन, जैसे ही टैबलेट या आई गेस MD पे पहुंचा तो क्या हो गया, आपके पास रेड वाला कलर ट्रिगर हो गया। अब उसके ऊपर जैसे ही LG आएगा तो अब येलो ही रहेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, LG तक का तो येलो आएगा, अगर XL आ जाए तो क्या आएगा? अगर डबल XL आएगा तो क्या आएगा? येलो। क्यों? क्योंकि मैंने एक ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर दिया है कि यार सबसे एंड पे जो है वो LG है, इसके आगे जो है वो यही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मैंने फर्दर और स्टाइलिंग नहीं बताई। और जितना नीचे आते जाएंगे तो उस तरीके से आपकी स्टाइलिंग फर्दर मैनेज होती चली जाएगी, और हत्ता के आखिरी स्टाइलिंग वो होगी जिस बेचारे के लिए कोई ब्रेक पॉइंट नहीं मौजूद, और वो है आपके पास BG ऑरेंज, और आपके पास ऑरेंज कलर दिख जाएगा। तो ज़रा 5 मिनट लें, बल्कि नहीं 3 मिनट्स, 3 मिनट्स लें आप, और ज़रा अपने साथ वाले को समझाएं कि ये क्या चल रहा है, और मेक श्योर ज़रा अच्छे से समझें, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ये प्रैक्टिकली करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। अभी वेबसाइट बनाने में आपको बड़ा मज़ा आया होगा, लेकिन इसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अपना पेज का बैकग्राउंड कलर मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट को देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि नेव बार को किस तरह से हम छोटी डिवाइस पर हाइड कर सकते हैं, बड़ी डिवाइस पर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब एक और चीज़ रहती है जो कि हम लोग फेस करते हैं मल्टीपल टाइम्स। क्या? मैं अपनी असाइनमेंट वाली वेबसाइट पे आता हूँ। जब हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है, जब ऐसे कार्ड्स बनाते हैं और हमारी वेबसाइट जब रिस्पॉन्सिव नहीं होती, तब क्या होता है कि छोटी सी डिवाइस के अंदर, मोबाइल के अंदर 3-4 कार्ड्स और एक हॉरिजॉन्टली रो के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये भी मेरा रिस्पॉन्सिव बना हुआ है।
अगर अब मैं इसको पकड़ के ऐसे करता हूँ तो देखें ये 1 रो के अंदर आ जाता है, सॉरी 1 कॉलम के अंदर आ जाता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ बड़ी डिवाइस के अंदर तो ये 4 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं हमारे पास बड़ी डिवाइसेस के अंदर कार्ड्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा अपना छोटी डिवाइस के अंदर लेकर जाता हूँ तो ये क्या करता है 2 को शो करता है, 2 कार्ड्स को। और उसके अंदर अगर और छोटी डिवाइस के अंदर ले जाऊँ तो वो क्या करता है फिर हमें लाइन बाय लाइन सारे कार्ड्स एक ही कॉलम के अंदर हमें शो करना होता है। मतलब कि हमारे पास मल्टीपल डिव्स होती हैं और उन डिव्स को हम लोगों ने कैसे रिस्पॉन्सिव करना है अब हमने वो देखना है। कर लिया मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक अदद डिव, ठीक है, नज़र आ रहा है कोड सबको। डिव बनाने के बाद मैं इसको वही कलर दूंगा क्लास देने के बाद, और मैं इसको कलर देता हूँ DG ऑरेंज 500, ठीक है। अब हमें कलर शो नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट देनी पड़ेगी। आवाज़ नहीं आ रही, हाइट देनी पड़ेगी। तो हाइट में इसको दे देता हूँ इस बार 12, ठीक है, इतनी काफ़ी है। 14 दे लेते हैं, 14 दे दी। 14 हाइट देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पेडिंग दे देता हूँ 4। क्या वो अप्लाई नहीं हुई क्योंकि हमने मार्जिन देना था 4। तो ये हमारे पास एक अदद छोटा सा कार्ड बन गया, लेकिन एक छोटी सी डिव है बस। इसको जो है ना मैं क्या करता हूँ राउंड कर देता हूँ। राउंडेड का मतलब पता है ना, हमने इसको पेज जो इसके एजेस है वो राउंड हो जाते हैं हमारे पास। वो भी हमारे पास उसकी कैपेसिटी बताता है कि भाई कितनी आपने रखनी है। अगर मैं रखता हूँ राउंड नन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, स्मॉल रखता हूँ तो थोड़ा सा होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको लार्ज कर देता हूँ LG तो फिर कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है। अगर मैं इसको फुल करूँगा तो पता है क्या होगा, ये सर्कल की तरह आ जाएगा। इस तरह से सर्कल नहीं आएगा क्योंकि उसकी जो है ना विड्थ फुल है, हाइट से ज़्यादा है विड्थ, तो वो सर्कल नहीं आएगा। लेकिन अगर हाइट और विड्थ सेम हो, मैं उसको फुल दूंगा राउंड तो वो क्या हो जाएगा, एक सर्कल की शेप में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको फुल नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ इसको लार्ज देना चाहता हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारे पास एक अदद कार्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसी कार्ड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ तो क्या हो गया, हमारे पास 2 कार्ड्स हो गए। इन दोनों कार्ड्स को मैं कट करके एक डिव के अंदर डालता हूँ ताकि उसकी पेरेंट डिव तो हो भाई, ठीक है। अब ये कार्ड हमारे पास 2 है। मैं जब इस साइज को बड़ा करता हूँ तब भी 2 आते हैं, साइज को छोटा करता हूँ ये मेरे पास तब भी 2 ही आते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा कर चले 4 कर लेता हूँ, ठीक है। एक का कलर मैं कलर यहाँ पर कर लेता हूँ पर्पल, नीचे वाले को हम लोग येलो कर लेते हैं और नीचे वाले को रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कार्ड समझ लें, इसको डिव समझ लें, जो आपको आसान लगे आप उसको ये समझ लें। लेकिन अगर मैं इसको बड़ी डिवाइस पर लेकर आता हूँ तब भी मुझे वो क्या लगते हैं, एक ही कॉलम में लगते हैं। अगर मैं इसको छोटी डिवाइस पर लेकर जाता हूँ तब भी मुझे वही लगता है, ठीक है। इसकी ना विड्थ तब्दील होती है, ना इसकी हाइट तब्दील होती है, ना ये क्रॉस में आते हैं, ना ही इनके कॉलम्स बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमने किसी भी डिव की विड्थ और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने उसको चेंज करना हो कॉलम्स या रो के अंदर, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड का, ठीक है। ग्रिड का, ग्रिड मुझे किसको देना पड़ेगा, पेरेंट एलिमेंट को ग्रिड देना पड़ेगा। ग्रिड इसका फॉर्मूला है, ग्रिड लिखना ज़रूरी है जब हम लोग ग्रिड दे दो। अगर मैंने क्लास लिखा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रिड, तो इसने थोड़ा सा आपने देखा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ही ले लिया, ठीक है। खैर, अब जो मैं यहाँ पर अपना लिखूंगा कोड वो क्या करेगा, मुझे इसको लिखना है ग्रिड, ठीक है, कॉल्स मतलब कॉलम, और क्या करना आप बंद कर दें। मैंने इसको कॉलम बंद किया है, लेकिन इससे पहले भी तो कॉलम बंद ही था। मैंने इसका कॉलम बंद क्यों किया है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले किसके लिए बनाते हैं, मोबाइल के लिए। तो मैंने इसको डिफाइन किया है कि मोबाइल के अंदर हमारे पास कॉलम क्या होगा, बंद ही होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना स्मॉल डिवाइस पर जाना है। तो मैं इसको कहता हूँ जब भी ये स्मॉल डिवाइस पर चला जाए,
ठीक है, जब ये स्मॉल डिवाइस पर चला जाए तो हम SM लिखकर वही कॉलम देंगे और अब इसको बताएंगे कि ग्रिड क्या होना चाहिए, ग्रिड के अंदर उसके कॉलम्स कितने होने चाहिए। ठीक है, ये जो हमारी रोज आ रही है, ये जो हमारी डिव्स है, यहाँ हमारे कार्ड्स हैं, जब डिवाइस हमारी स्मॉल आ जाए तब इसको कितने कॉलम्स के अंदर आना चाहिए। ये कॉलम्स है ना इसके, ये एक ही कॉलम में आ रहा है। अब मैं इसको कहता हूँ ग्रिड कॉल्स टू। तो आप क्या कर देना, जब भी ये स्मॉल डिवाइस के ऊपर आए तो आप इसके कॉलम्स 2 कर देना। तो अब हम इसको लेकर आए अगर, तो इसके कॉलम्स कितने हो गए, 2 हो गए। अगर मैं वापस इसको लेकर जाता हूँ तो कॉलम्स 1 हो गए। इस तरह से अगर मैं इसको बड़ी डिवाइस पर लेकर जाऊंगा तो इसके कॉलम्स कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे, क्योंकि हमने इससे ज़्यादा का ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन किया ही नहीं है। तो हम लोग करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मीडियम कॉलम्स, सॉरी ग्रिड हाइफन कॉलम्स 3, तो अब क्या होगा कि जब हमारी ये मीडियम डिवाइस पर जाएगा तो कितने कॉलम्स आ जाएंगे हमारे पास, 3 आ जाएंगे। अभी हमारे पास कार्ड्स जो है वो 4 है, तो इस वजह से ये नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन कार्ड्स को बढ़ाकर कितने करते हैं, 12 करते हैं, कॉलम्स हो जाते हैं 2। जितने भी हमारे कार्ड्स थे वो डिवाइड हो गए 2 कॉलम्स के अंदर। अगर मैं इसको लेकर जाता हूँ तीसरे पर, जो कि हमारे पास मीडियम डिवाइस है, तो मीडियम डिवाइस के ऊपर हमारे पास कॉलम्स आ चुके हैं 3। इसी तरह से अगर हमने इसको लेकर जाना है लार्ज डिवाइस के ऊपर तो हम क्या लिखेंगे, कोई कौन बताएगा, LG कॉलम ग्रिड कॉलम्स कितने, 4। जब हमारी डिवाइस बड़ी हो जाए तो आप क्या कर देना कि उसको 4 कॉलम्स के अंदर लेकर आना। तो ये हो गया हमारे 2, 3 और ये हमारे 4 कॉलम्स तक ये आ गया। इतना कोई मुश्किल है नहीं। मैंने इनकी हाइट छोटी रखी है तो शायद आपको ये कार्ड ना लग रहे हो। सही है, अगर हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल बात इसके अंदर। पहले पहल तो इश्क के आदाब ये भी थे, पहले पहल तो इश्क के आदाब ये भी थे, वो आप मैं जनाब बड़ी देर तक रहा। तो ये शेर इसीलिए था कि आप और जनाब इस रिश्ते में ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, वो दूसरे रिश्ते होते हैं जिसमें आप और जनाब से हम तुम और तू की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें आप और जनाब हमेशा रहेगा ही रहेगा। चलिए क्लियर कि किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर हम लोग अपने कोड को चेंज कर सकते हैं। सही है। अब हम जब एक्सेल ड्रॉ पर ड्रॉ कर रहे थे तो हमने ये गवर्नर हाउस का कुछ टेक्स्ट लिखा था, स्मॉल डिवाइस में हमने अलग लिखा था और हमारी लार्ज डिवाइस के अंदर अलग लिखा था। मतलब मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर उसकी मल्टीपल हमने विड्थ और साइज रखी थी। तो अब हम ज़रा ट्राई करते हैं कि क्या हम इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं वहीं पे। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कलर्स को हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये वही हमारी डिव है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक अदद H1, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे गवर्नर हाउस सिंध। अगर मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करूँ तो हमें आउटपुट साथ में ही दिख जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग अपने कोड को जूम करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग वापस आ गए अपने कोड के अंदर। थोड़ा सा वो लोडिंग कर रहा था तो इसलिए हमने उसको रिफ्रेश कर दिया और मैं यहाँ पर वापस वही टेक्स्ट लिख लेता हूँ जो कि हमारा था, गवर्नर हाउस से, सॉरी।
अभी कर लेता हूँ सबर। मुझे कंप्यूटर के कीबोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है, मेरे लैपटॉप का जो कीबोर्ड है छोटा सा है, तो इसलिए थोड़ी सी लेट हो रही है। खैर, मैंने अपने कोड को जूम कर दिया। अगर आपने प्रीव्यू देखना है तो आप इस नज़र से देख सकते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करके। अब ये जो टेक्स्ट है ना, अच्छा इस तरह से समझ नहीं आता कि क्योंकि हम लोग कौन सी डिवाइस पे हैं, उस तरह से कुछ बेटर अप्रोच मुझे लग रही थी। अभी हमारी डिवाइस यहाँ पर क्या है, मोबाइल डिवाइस है, ठीक है। अभी हमारी डिवाइस क्या है, यहाँ पे मोबाइल की डिवाइस है। मतलब अभी अगर मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को लिख लेता हूँ क्लास देकर, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको मोबाइल की डिवाइस पे ले जाऊँ तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं इसे लेकर आऊँ किसी बड़ी स्क्रीन पे, जो कि हमारे पास टैबलेट की होती है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा लग रहा है क्योंकि स्क्रीन काफ़ी बड़ी है हमारी। अगर उससे भी बड़ी स्क्रीन पर लेकर जाऊँ तो ये और छोटा लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से छोटी स्क्रीन से उठ के हमारे पास स्मॉल स्क्रीन के ब्रेक पॉइंट्स को टच करूँ तो इसकी साइज हो जाए बड़ी। उस अप्रोच को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, सेम उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसकी जो है ना, अब मैंने बताया कि हम लोग पहले डिफाइन करते हैं मोबाइल डिवाइस के लिए, सही है। मैं इसकी रख लेता हूँ, टेक्स्ट जो होगा वो हमारा लार्ज होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा टेक्स्ट क्या है, लार्ज है। अब हमने अगर स्मॉल डिवाइस के अंदर अपने टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना है, सेम उसी अप्रोच को फॉलो करना है हमने, जो कि हमने कलर्स के दरमियान में कलर के वक्त हमने किया था। स्मॉल मैंने लिखा, कॉलन लगाया। अब मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ तो आप क्या कर देना कि टेक्स्ट को 2 एक्सेल कर देना। जब हमारी स्क्रीन स्मॉल के ब्रेक पॉइंट को टच करे तो आप क्या कर देना, इस टेक्स्ट को 2 एक्सेल कर देना। हम इसको ज़रा चेक करते हैं, ये हमारा 640 पर आ गया। अगर मैं टच करूं तो हमारा टेक्स्ट की साइज इंक्रीज हो रही है। सेम उसी तरह हम लोग करेंगे जिस तरह से हमने दूसरी डिवाइस के किया। सबसे पहले हमने किसके लिए किया, मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया। जब हमने उसकी साइज़ रखी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी साइज़ हमने दी वो मोबाइल डिवाइस के लिए आ गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, स्मॉल डिवाइस के लिए उसको डिफाइन किया कि जब स्मॉल डिवाइस पे जाए तो क्या हो जाए, उसकी टेक्स्ट वो 2 एक्सेल हो जाए। अब अगर हमने उसको लेकर जाना है मीडियम डिवाइस पे, जो कि हमारा मिनी लैपटॉप्स होते हैं, उसके लिए तो हम लोग क्या रखेंगे, उसको 4 एक्सेल कर लेंगे। सेम MD लिखेंगे। अच्छा, अब मुझे कोई बताए कि अगर मैंने मीडियम डिवाइस के लिए इसको रखना है तो कैसे रखूँगा। MD कॉलन टेक्स्ट -4 एक्सेल। तो अब अगर हम लोग इसको प्रीव्यू में जाएं तो ये हमारे पास खुद ही 4 एक्सेल हो चुकी है साइज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रीव्यू के अंदर मसला है कि अगर मैं यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर तो वो ज़्यादा बड़ी साइज पर नहीं जाती। खैर, इतनी सी साइज पर आप समझ सकते हैं ये हमारी मोबाइल डिवाइस है। अब अगर हम इसको ज़्यादा लेकर आए, जब ये टच करेगा 640 को, मतलब स्मॉल को टच करेगा, तो जब क्या हो जाएगी इसकी साइज 2 एक्सेल, तो इसकी साइज 2 एक्सेल हो गई। अब अगर मैं इसको लेकर आऊँ थोड़ा सा और तो इसकी साइज क्या हो गई, 4 एक्सेल हो गई। इसी तरह से हमारे पास टेक्स्ट हो, हमारे पास कलर हो, हमारे पास विड्थ हो, हमारे पास हाइट हो, हम इस तरह से उनके ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ करके हम उसकी दूसरी विड्थ दे सकते हैं। पहली विड्थ जो भी हम लोग डिफाइन करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट सब पर अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अगर आपने स्मॉल डिवाइस की विड्थ उस पर अप्लाई की तो क्या हो जाएगा, वो जो डिवाइस आपने लास्ट डिफाइन की है जिस डिवाइस के लिए, वो हर डिवाइस पे आ जाएगी। उसके बाद आपको अगर चाहते हैं आप मीडियम पर उसकी साइज़ चेंज हो जाए तो मीडियम लिखकर कॉलन लगाकर उसकी साइज़ आपने डिफाइन कर देनी है। इसी तरह से लार्ज, इसी तरह एक्सेल, इसी तरह से 2 एक्सेल। अगर हम लोग वापस आए इसी वेबसाइट में तो इसको देखें तो ये सेम वही अप्रोच फॉलो की हुई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइजेस चेंज हो रही है। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ कुछ अलग है, कुछ जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे है, ठीक है।
अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ तो इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ हो रही है और कुछ चीज़ें हैं जो कि हिडन थी वो भी शो हो जाती है। अब यहाँ पर ऊपर देखें आप, टेलवेट सीएसएस का एक ब्रांड नेम लिखा हुआ है लोगो के साथ। अगर मैं इसको थोड़ा सा दबाता हूँ तो ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जब मैं इसको वापस ओपन करता हूँ तो ये क्या होता है, आ जाता है। तो अगर 768 को ये टच करता है, इसका मतलब मिनी लैपटॉप्स के अंदर ये दिखाया गया है कि मिनी लैपटॉप्स में जब ये हमारे डिवाइस जाए तो ये लोगो हमारा शो हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं SMMD, जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्रेक पॉइंट्स है वो टेलवेट सीएसएस के, उसके अंदर आप लोग सिर्फ टेक्स्ट की साइज नहीं बढ़ा सकते, आप सिर्फ कलर नहीं चेंज कर सकते, आप किसी चीज़ को हाइड कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को विजिबल कर सकते हैं। मल्टीपल अप्रोच आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि जब हमारी डिवाइस इस पे आ जाए तो आप ये कर देना, जब डिवाइस हमारी इस पे आ जाए तो आप वो कर देना। अब हमारे पास ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, गलती एक ही गलती होती है। जब मैंने न्यू में ये चीज़ें सीखी थी तो मेरे साथ एक मसला होता था, जब मैं नेबार बनाता था ना, तब नेबार के साथ मेरा बड़ा मसला होता था। बड़ी डिवाइस के लिए नेबार आता था बड़ा खूबसूरत, लेकिन जब वो डिवाइस सुबड़ जाती थी, मोबाइल डिवाइस पे आ जाते थे, तो नेबार के जो है ना, वो क्या कहते हैं, चिचड़े उड़ जाते थे। तो इसी तरह से जो, क्योंकि अभी तो मैंने उसको नेबार को बना रखा है बड़ा बेहतरीन, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाके देखें तो यहाँ पर देखें तो ये नेबार इस तरह से ओपन होता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी वेबसाइट के अंदर नेबार बनाया है तो आपने ये अप्रोच फॉलो करनी है कि सबसे पहले आपने हेडिंग दी है मैंने भी, ठीक है, जो लोगो नेम या ब्रांड नेम हम लोग देते हैं, ये इसका मतलब है गवर्नर हाउस, GAIC जो कोर्स का नाम है पूरा। असाइनमेंट पोर्टल, एपी का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, असाइनमेंट पोर्टल है क्योंकि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है। उसके बाद नेम बार है, उसके बाद बटन है। अगर मैं यहाँ पर इसको छोटी डिवाइस पे लेकर आऊँ तो आप देखेंगे नीचे की चीज़ें तो सुधर रही है लेकिन हमारा नेम बार भी गायब हो गया। ठीक है, मोबाइल डिवाइस पे अगर आप कुछ ऐसे अप्रोच फॉलो करेंगे, यहाँ पर नेम बार बना लें तो वो बिल्कुल छोटा सा लगेगा और आपके यूज़र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपने यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस का भी ख्याल रखना होता है। फिर अगर आप किसी मोबाइल के लिए नेम बार बना रहे हैं तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने साइड में एक टॉगल बटन रख देना है कि जैसे इसमें क्लिक करें नेम बार खुल जाए, अगर उसको चाहिए तो। अगर आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके नेम बार को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से करना है हम इसको ज़रा ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। डिव बनाने के बाद हम ना एक नेम बार बनाते हैं, सही है। मैं यहाँ पर लिखा मैंने डिव, डिव के अंदर अब मैं क्या करूँगा, इस ये जो डिव है ना, इस डिव के अंदर मैं 3 चीज़ें रखूँगा। ठीक है, यही मैं नेम बार हम लोग बना लेते हैं, फ़र्ज़ करें जो हमारा नेम बार है, कहाँ गया? इसी नेम बार को हम लोग फिलहाल के लिए बना लेते हैं। एक ब्रांड नेम रखते हैं, कुछ 3 हम लोग उसके अंदर नेविगेशन रखते हैं और एक हम लोग कोई बटन रख लेते हैं। इसके अंदर मैं H1 के अंदर अपना ब्रांड नेम रखूँगा। ठीक है, ब्रांड नेम जो भी होगा या फिर मैं लिख लेता हूँ अपना GIAIC। उसके बाद दूसरी डिव होगी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने नेम बार को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, सही है। अब दूसरी डिव होगी मेरे पास, कैपिटल में हो गई। दूसरी डिव हमारे पास होगी जिसके अंदर हम लोग अपना नेम बार की 3 जो हमारी नेविगेशन से वो बनाएंगे। उसको किस तरह से बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, 3 चीज़ें हैं, तीनों सेम है तो हम उसको एक अनऑर्डर लिस्ट में बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ UL, मैंने UL लिख लिया। अब उसको जो 3 चीज़ें हम एज अ लिस्ट करके हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। एक लिस्ट होगी हमारे पास होम, अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ तो दूसरी हमारी होगी अबाउट, और अभी कर देता हूँ इतना काफ़ी है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक मैंने डिव बनाई है उसके अंदर मैंने रखा है H1। ठीक है, उसके अंदर मैंने GIC रखा है जो कि उसका ब्रांड नेम होगा। उसके बाद मैंने दूसरी डिव बनाई है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, एज अ लिस्ट जो है ना, मैं अपने नेविगेशन यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, कॉन्टैक्ट। और उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी था, एक अदर बटन, सही है, बटन। अब मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ बटन को। ये हमारा बटन हो गया जहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ज्वाइन या कुछ रजिस्टर वगैरह। अगर हम प्रीव्यू के अंदर जाएं तो ये कुछ हमें इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, हमें वर्टिकली नज़र आ रहा है। हमने इसको हॉरिजॉन्टली लेकर आना हो तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। मैं चाहता हूँ ये राइट साइड में इसका जो है ना आउटपुट भी मुझे दिखे, लेकिन नहीं नज़र आ रहा तो हम लोग कुछ और कर लेते हैं। प्रीव्यू में जाता हूँ,
अच्छा, हम आपको क्लास में जितना कंटेंट आसानी से कवर हो सकता है और जो आपकी बेस होती है, ठीक है, वो आपको डिलीवर करते हैं कि यार टेक्स्ट के साथ काम कर लेते हैं, कलर्स के साथ काम कर लेते हैं, विड्थ और हाइट के साथ। इट्स नॉट लाइक कि ये बस यहीं तक महदूद है, एंडलेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ब्रेक पॉइंट्स और जो आपका लेआउट है या रिस्पॉन्सिवनेस है, एंडलेस पॉसिबिलिटी है। आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। क्या जो आप सोच रहे हैं वो आपको आता है? नहीं आता होगा। हम भी सोचते हैं, हमें नहीं आता। तो हमारा गो टू टूल क्या होता है? मेरा गो टू टूल होता है चैट जीपीटी, गूगल, ठीक है। आज भी मैंने 3-4 काम किए हैं, मुझे नहीं आते थे, मैं चैट जीपीटी के पास गया। हाँ, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज थी कि मुझे अपनी बात टेक्निकल वे में चैट जीपीटी तक डिलीवर कैसे करनी है। अगर आपकी बात का आंसर चैट जीपीटी नहीं कर रहा, इट मीन्स कि आपने अपनी बात उस तक सही नहीं पहुंचाई। तो ये एक अलग कला है, ये एक अलग स्किल है कि आप अपनी बात पहुंचा सके। इसके लिए आपको कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं बता पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप जो सोच रहे हैं, यहाँ पे तो कोई बाउंड्री नहीं है कि वो नहीं हो सकता, वो हो सकता है। हाँ, आपको नहीं पता कि कैसे होगा, तो जितनी नॉलेज आपको है उसकी बेस पे एक सवाल बिल्ड करें और वो चैट जीपीटी से पूछें। 110% वो आपको आंसर करेगा। सेकंड गो टू टूल क्या है आपके पास? वो है गूगल। अगेन, अभी जिस आप लेवल पे हैं, आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो बहुत सारे लोग कर चुके हैं। बस आपने अपनी बात गूगल को बतानी है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ट्रस्ट मी, उसमें से पहले ही ऑप्शन के अंदर, पहले ही लिंक के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ होगा। वक्त के साथ साथ आसानियां आ रही हैं। अगर आप नहीं आसानियों को अवेल कर रहे तो ये आपका मसला है, कोई और अवेल करके बहुत आगे बढ़ जाएगा। सही है? इट्स नॉट अबाउट स्ट्रगलिंग हार्ड वर्क, इट्स मोर अबाउट स्मार्ट वर्क। ओके, सो स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा गौर करें और उस नज़रिए से चीज़ों को देखें। टूल्स आपके पास भरे पड़े हैं। आप बोलेंगे भाई मैं बस बड़ी तसल्ली से 1 साल के अंदर टेलमेंट सीखूंगा। कोई बंदा थोड़ी सी एफर्ट करके लेकिन ज़्यादा सवाल पूछ के, सवाल पूछने से चीज़ें और सवाल क्लियर होते हैं। वो चैट जीपीटी से पूछ के 1 महीने में टेलमेंट मास्टरी कर गया, और आप 1 साल का वेट कर रहे हैं कि भाई मैं बड़ी तसल्ली से खुद ही डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ूंगा, आके इम्प्लीमेंट करूंगा, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा। इट्स अ हार्ड वे, आप पीछे रह जाएंगे। जब आप 1 साल के अंदर टेलमेंट ख़त्म करेंगे तब एक और फ्रेमवर्क आ गया होगा और वो टेलमेंट से बहुत अच्छा होगा। सो मेक श्योर कि ज़रा अब चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखें और बेहतरी की तरफ जाएं। इट्स नॉट अबाउट कि हम आपको बस यही बताएंगे कि भाई ये करना है, ये भी बताना चाहिए कि कैसे करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ज़रा स्मार्ट वे के अंदर करें, टूल्स भरे पड़ें। ओवर टू यू। नमाज के लिए ब्रेक चाहिए। इट्स 8:33, 8:45 पे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नमाज ब्रेक। H1 बनाऊंगा। H1 के अंदर मैं लिख लेता हूँ GIAIC, ठीक है। GIAIC मैंने इसके अंदर लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक सिंपल UL लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर हमने अपने नेविगेशन जो कि हमारी है, ये 3 चीज़ें सेम है, हाइट सेम है, फॉन्ट साइज सेम है, सब कुछ सेम होगा, तो हम इसको एज अ लिस्ट ले लेते हैं क्योंकि ये 3 चीज़ें हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, एक UL लिस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर एज अ लिस्ट इसके अंदर आ गए। क्लास नेम लिखने के बाद मैं इसको लिखूंगा फ्लेक्स। तो जैसे ही मैंने फ्लेक्स लिखा तो मेरे पास ये 3 चीज़ें हॉरिजॉन्टली आ गई हैं, लेकिन ये जो हमारी यूएल है, यूएल लिस्ट है, ये हॉरिजॉन्टली नहीं आई। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेबार की जो हमारे पास यूएल है नेबार के अंदर, उसको भी हमने फ्लेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्लास नेम लिखा मैंने, उसके अंदर फ्लेक्स लिख लिया, तो ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टली आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों जो है ना, ये डिवाइड हो जाए आपस में, क्योंकि हमारे पास एक अदद H1 है, दूसरी UL है, तीनों को मिला के, और एक अदद बटन है। ये तीनों अपने अंदर इक्वल स्पेस ले लें और ये बिखर जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, किसको दूं, UL को,
या फिर नेबार। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाइड बिटवीन, हमारे पास एक अदद क्लास है, जब हम इसको देते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस पेरेंट डिव के अंदर वो सारे इक्वल स्पेस लेते हैं अपने दरमियान। ठीक है, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने इक्वल स्पेस ले लिया। ठीक है, अब स्पेस तो इसने ले लिया, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये जो GIC है ये लेफ्ट साइड पे जमा हुआ है, कुछ चिपका हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा। ये भी ज्वाइन का बटन है, ये भी चिपका हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और अप्रोच है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हमने लिखा है जस्टिफाई बिटवीन, कि इनके भी दरमियान के अंदर स्पेस आ जाए। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जस्टिफाई अराउंड, जो इसके चारों तरफ से स्पेस ले ले। तो उसके लिए हम लोग बिटवीन को हटा के ज़रा अराउंड लगा के देख लेते हैं। तो अब क्या हुआ, इन्होंने हर जगह से विड्थ ले ली। हमारा नेबार कुछ इसी टाइप का था। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह अजीब सा लग रहा है, हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप डालना पड़ेगा। किस तरह से, स्पेस नहीं होता, गैप होता है, गैप होता है। तो हम क्या करते हैं, किसको दूंगा गैप में, फीमेल्स की तरफ से कोई बताए, यूएल को। ठीक है, यूएल की तरफ मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ गैप 2। तो 2 काफ़ी है, थोड़ा सा 3 कर देता हूँ। ठीक है, काफ़ी है, सही है। अब हम क्या करते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देते हैं ना, कलर तो मज़े का है ही नहीं, अब उसका कलर क्या है, ब्लैक। हम भी ऐसा ही कुछ ब्लैक कलर लगा लेते हैं, BG ब्लैक। आपको पता है अगर हमने ब्लैक लिखा तो इसको इसकी कैपेसिटी बताने की ज़रूरत नहीं है कि 100 रखो या 500, जस्ट हमने BG ब्लैक रखना है और हमारे पास BG ब्लैक आ गया। लेकिन क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट जो है वो भी ब्लैक था, तो वो हमारे इसके दरमियान हाइड हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस टेक्स्ट को करेंगे वाइट। किस तरह से करेंगे, नेम को मैं लिखूं, नेम के अंदर टेक्स्ट वाइट, तो हमारे पास जितना भी टेक्स्ट था वो हमारा वाइट हो चुका है। अगर मैं स्पेस देके एक बार और इसके अंदर बोल्ड कर दूं अपने टेक्स्ट को, तो मुझे क्या क्लास लिखनी पड़ेगी, फॉन्ट बोल्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने फॉन्ट को बोल्ड करना है। तो हमारे पास क्लास होती है एक फॉन्ट बोल्ड की, लेकिन अगर ये कुछ ज़्यादा बोल्ड हो जाता है तो हमारे पास एक और क्लास आती है सेमी बोल्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटा के जस्ट हम सेमी बोल्ड लिख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा पतला पतला सा लग रहा है, कमज़ोर सा, वीक सा। तो हम इसको थोड़ी सी हाइट भी दे देते हैं। हाइट में इसको दूंगा पेरेंट को, कितनी हाइट दे देता हूँ मैं इसको, 12 हाइट दे दी। लेकिन अब ये तो ऊपर चिपका हुआ है, इसको सेंटर में लाना चाहिए ना। ठीक है, फीमेल्स में से कोई मुझे बताए कि इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करूं। मैं जिससे पूछूंगा वो जी, मेरी बहन चश्मे वाली, आप जी, आइटम सेंटर। ठीक है, आइटम सेंटर कब कवर करता है, जब हमने अपनी पेरेंट एलिमेंट को क्लास फ्लेक्स दे रखी हो तब। और ये जो हमने थोड़ी देर पहले गैप दिया था वो भी तभी वर्क करता है जब हम लोग ने क्लास दे रखी हो उसको फ्लेक्स। आइटम सेंटर, तो हमारा जो टेक्स्ट था वो सारा सेंटर में आ चुका है। इसका टेक्स्ट को जो ना हम लोग वाइट की जगह येलो कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और मैं इसको देखूं मोबाइल के प्रस्पेक्टस से, आजा भाई, नहीं आ रहा, तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, अब अगर ये नेबार आप लोग देखें तो मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा, रिस्पॉन्सिव नहीं है। हमने क्या अप्रोच फॉलो करनी होती है, हमने जस्ट अपने नेबार को बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो हर डिवाइस में चले। बड़ी डिवाइस के लिए तो ये चल जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है, लेकिन जो छोटी डिवाइस है उसके अंदर हमें इसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा।
उसके लिए जो मैंने अप्रोच इसको इसके अंदर फॉलो कर रखी है, मैंने वो ये कर रखा है कि जब मैं इसको अंदर की तरफ दबाता हूँ तो जो बीच वाला बार है मेरा वो हाइड हो जाता है। ठीक है, उसकी जो नेविगेशन के बटन्स थे वो हाइड हो जाते हैं और ये साइड से खुल के आता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको भी हाइड करना है। किस तरह से करना है वो भी हम लोग देखते हैं। अगर इसको मैं हटा दूँ और इसके अंदर हम लोग वापस आ जाए, मुझे कोई बताएगा कि कैसे करें, क्योंकि अभी हमने ये सारी जो है हमारे ब्रेक पॉइंट्स है वो हमने सीखे। एसएम लिखने से क्या होगा, मैंने लिखा एसएम, ठीक है। अब क्या लिखूं, हिडन लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ हिडन। अब ये क्या होगा, एसएम के अंदर हिडन तो चाहिए ही नहीं था भाई, मोबाइल के अंदर हिडन चाहिए था। तो हमने जो नेव बार बनाया है, मैंने बताया कि जो एज अ डेवलपर जब भी हम काम करते हैं, अगर रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं तो सबसे पहले हम किसके लिए रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, मोबाइल के लिए। तो सबसे पहले मोबाइल के लिए कोड हम कहाँ लेते हैं, सबसे स्टार्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो कोड हमारा ऑटोमेटिकली मोबाइल के लिए समझा जाता है, उसके बाद हम उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नेवार को जो कि हमारा यूएल है ये वाला, ठीक है, हमने इसके अंदर करना है, सही है। इसके अंदर अगर मैं चला जाऊं और मैं यहाँ पर लिख लूँ हिडन, तो ये गायब हो गया, सही है, ये क्या हो गया, गायब हो गया। फिलहाल के लिए मैं इसको फ्लैक्स वापस से हटा देता हूँ, ठीक है, ये गायब हो गया। अब गायब जो हो गया उसके बाद हमें ये कब चाहिए, जब हमारी डिवाइस स्मॉल पे आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसएन और उसके बाद लिख लेता हूँ फ्लेक्स। अब हमारा टेक्स्ट जो था, हमारा जो अपना नेम बार था वो वापस आ चुका है। अब अगर मैं इसको चेक करूँ सेम वैसे ही, तो ये हमारे पास बड़ी डिवाइसेस के अंदर शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि हमने डेवलपर टूल्स पे क्लिक नहीं किया। अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो इस तरह से हम अपने नेम बार को हाइड कर सकते हैं बड़ी छोटी डिवाइस के अंदर। यहाँ पर ये गायब हो गया। ये कुछ जो है ना लेफ्ट और राइट से पैडिंग ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि हमने उसको स्पेस जो है ना अराउंड दे दिया है। आप लोगों ने कम देना है, पैडिंग से काम चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब ये नेम बार हाइड हो जाए तब हमारे पास एक अदद आपके पास आ जाना चाहिए नेम बार। जैसे छोटा सा नेम बार मैंने इसके अंदर ऐड कर रखा है। किस किस को ये बात समझ आई है जिन्होंने भी की, हैंड रेस करो भाई। सही, हाँ, जिसको नहीं समझ आई वो हैंड रेस करे। घबराना नहीं है, आप लोग की क्लास है, आप लोग पढ़ने आए हैं, आप लोग के लिए बैठे हैं। सही से इसी कॉन्फिडेंट के साथ जैसा आपको समझ आया। थैंक यू सो मच। देखें, ऊपर जो नैब को क्लास मिली है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई फ्लैक्स दे दो, जस्टिफाई राउंड कर दो, बीजी ब्लैक दे दो, टेक्स्ट वाइट कर दो, टेक्स्ट सेमी बोल्ड कर दो। अच्छा, जब आप पेरेंट को कोई क्लास देते हैं ना तो जितने भी चाइल्ड होते हैं वो उसको इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे H1 को जाके स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा टेक्स्ट वाइट कर दो, फिर UL को स्पेसिफिकली जाके बोलना पड़ेगा टेक्स्ट वाइट कर दो। नहीं, जब नीचे चाइल्ड पे सेम ही स्टाइलिंग चाहिए तो अच्छी ऑप्शन है कि आप पेरेंट को जाके बोलें, वो तमाम जो चाइल्ड है उसको इनहेरिट कर लेगा। मसला आ रहा है आपके पास यूएल पे, कि यूएल पे हमें थोड़े से चेंजेस चाहिए। थैंक यू सो मच। यूएल पे हमें क्या चेंजेस चाहिए हैं कि हमें जो बीच का कंटेंट है, जो हमारी नेविगेशन है, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है इन टोटल, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, इसकी जो विजिबिलिटी है ना वो डिपेंड कर रही है डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर, कि जब मोबाइल स्क्रीन हो तो मुझे नहीं दिखाना, जब स्क्रीन साइज बड़ा हो तो मुझे दिखाना है। हमेशा याद रखिएगा कि टेलविंड मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यूज करती है। क्या यूज करती है भाई, सही से बोले, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। कौन सी अप्रोच, मतलब जो भी मैं स्टाइल्स दे रहा हूं वो किसके लिए अप्लाई हो रहे हैं, मोबाइल के लिए, ठीक है।
और क्योंकि मैंने डिफरेंट और ब्रेक पॉइंट्स नहीं बताए हुए तो सबके लिए ही अप्लाई हो रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? नैव बार के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नैव बार में आप देख रहे हैं मैंने कोई स्क्रीन साइज नहीं बताया हुआ, तो वो मोबाइल से शुरू हो रहा है और जितने भी ब्रेक पॉइंट्स होते हैं सब तक यही स्टाइलिंग जारी है। लेकिन when it comes to UL, तो आप देख सकते हैं कि मैंने गैप 3 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये कहाँ पे है? मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है तो मोबाइल पे जाके तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया है? डिस्प्ले हिडन, सही है। इसकी बिहाइंड द सीन जो CSS की क्लास चल रही है ना, जो हिडन दिख रहा है, इसका मकसद होता है कि डिस्प्ले हिडन, इसको गायब कर दो। तो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से हिडन कहाँ पे, ये वाले ऑप्शंस हिडन होंगे? हिडन कहाँ पे अप्लाई होगा भाई? मोबाइल के ऊपर हिडन रहेगा। लेकिन उसके फौरन बाद मैंने एक ब्रेक पॉइंट बता दिया, वो क्या है? SM, कि भाई मोबाइल पे तो यही रहेगा, लेकिन जैसी स्क्रीन साइज बड़े होते 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 SM का जो एक ब्रेक पॉइंट है वो कुछ भी हो सकता है, 674, 673, 870, कुछ भी, मुझे उससे गर्ज नहीं है, सही। लेकिन जैसी वो हिट हो तो कॉलन के बाद मैंने क्लास दे दी है फ्लेक्स क्या करेगी? इससे पहले जो डिस्प्ले हिडन था ना उसको ओवरराइड कर देगी और अब क्या हो जाएगा? डिस्प्ले फ्लेक्स। मतलब मोबाइल स्क्रीन पे ये ऑप्शंस जितने भी 3 LI हैं ये नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन साइज SM पे जाके हिट करेगा, SM का ब्रेक पॉइंट आएगा, तो मेरा जो डिस्प्ले हिडन था वो अब डिस्प्ले फ्लेक्स से ओवरराइड हो जाएगा और इससे आगे तक जितनी भी स्क्रीन्स आएंगी उस पर ये डिस्प्ले फ्लेक्स ही चलता जाएगा। मतलब ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, विजिबल होंगे। हाँ, अब अगर मैं ये बोल दूं SM के आगे MD कॉलन हिडन, तो क्या होगा? मोबाइल पे क्या होगा? इसके हिसाब से देखिए, मोबाइल पे क्या होगा भाई? स्मॉल स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? विजिबल। अभी फ्लेक्स को क्या बोले आप? और जैसे ही मैं MD को हिट करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? LG के ऊपर नहीं। अब MD के बाद कोई मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं बताया हुआ, इसका मतलब अब यही जर्नी कंटिन्यू रहेगी और आगे तक यही चलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपने कोई ब्रेक पॉइंट नहीं बताया हुआ तो नीचे से लेके ऊपर की स्क्रीन तक सब वही चलेगा। अगर आपने बीच में कोई ब्रेक पॉइंट बता दिया तो उससे पहले पहले तो वही चलेगा, लेकिन उससे और उसके बाद आपकी दी हुई फर्दर स्टाइलिंग, भले वो SM पे हो तो SM से आगे तक, अगर MD तक है तो MD से आगे तक, अगर LG है तो LG से आगे तक वही स्टाइलिंग कंटिन्यू रहेगी। ये UL वाली स्टाइलिंग समझ आई? हैंड रेज करो भाई। ठीक है, आप नीचे करें। जिसको नहीं समझ आई, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं है, हैंड रेज करें। चलिए अपने लिए जोरदार तालियां भाई। पीछे वालों को समझ नहीं आई ये क्या है, जरा जोरदार तालियां। आप क्यों रुक गए? अब भी ताली। ठीक है, तो आई गेस अमजद जबरदस्त, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओह सॉरी, नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ये एक अदद आइकन उठा लेना है। आइकन कैसे उठाते हैं, लास्ट क्लास में एक बार आप लोगों ने ऐड किया था, नेविगेशन के अंदर कुछ आइकन्स भी ऐड किए थे लोगो वगैरह के। इसी तरह से आपने इसको उठा लेना है और यहाँ पर मोबाइल डिवाइस के अंदर उसको लगा देना है। बाकी उसके बाद जो हमारे पास स्मॉल डिवाइस आएगी उसके बाद आपने उसको हिडन कर देना है, तो वो बाकी सारी डिवाइसेस पर हिडन रहेगा और आपको शो नहीं होगा। खैर, ये करना तो आप लोग कर लेंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों को। अब हम लोग जाते हैं आगे। हमने देखा कि हम लोगों को बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टेक्स्ट को हम लोग कैसे छोटा बड़ा, उसके बाद साइज, फिर उसकी साइज इंक्रीज कैसे कर सकते हैं डिवाइस के हिसाब से, वो भी हो गया। हमने एक अदद नेव बार को भी समझ लिया कि किस तरह से चीज़ें हिडन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इनका सवाल है कि मैंने आइकन तो ले लिया, इसको बोलते हैं हैमबर्गर आइकन, ठीक है, हैमबर्गर कहलाता है। ये तो मैंने ले लिया, लेकिन ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी कैसे अचीव करें, ठीक है।
क्योंकि अब ऐसा थोड़ी कि आइकन इंपोर्ट किया तो वो खुद समझ गया कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे क्लिक के ऊपर नीचे ऑप्शंस दिखने चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपने अपनी जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की नॉलेज को इस्तेमाल करना है। सिंपल है भाई कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो उसकी जो स्टाइलिंग अभी क्या है, डिस्प्ले हिडन, उसको ओवरराइड कर दो और इस हिडन की जगह डिस्प्ले फ्लैग्स, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, जो भी आप चाहती हैं वो लगा दो। तो इट्स मोर ऑन अ टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट साइड। ठीक है, जब भी आपकी फंक्शनैलिटी देखिए ना कि यार मैं क्लिक कर रही हूँ तो कोई चीज़ टोगल हो रही है, हिडन हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, या इस तरह की जितनी और फंक्शनैलिटी जिसको हम बोलते हैं वेबसाइट के ऊपर बिहेवियर हमेशा प्रोग्रामिंग के थ्रू ही अचीव होता है। CSS इज़ नॉट कैपेबल इनफ कि वो आपकी वेबसाइट के अंदर बिहेवियर ला सके। वो आपकी वेबसाइट के अंदर रंग ला सकता है, खुशियाँ भर सकता है, लेकिन बिहेवियर ऐड नहीं कर सकता। अगर गाड़ी की मिसाल दूँ तो आपकी अगर गाड़ी का कलर जो है वो येलो है तो वो CSS की मदद से आ सकता है। स्टीयरिंग राउंड है, CS की मदद से कर सकते हैं। व्हील्स राउंड है, CSS की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सेल्फ स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, गाड़ी रिवर्स हो रही है, ये स्टाइलिंग CSS, ये स्टाइलिंग है नहीं, ये क्या है, फंक्शनैलिटी है, ये गाड़ी का बिहेवियर है। इसके लिए हमें इंजीनियरिंग पार्ट चाहिए होता है। और ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग आपके पास फिर CSS के अंदर, नॉट CSS के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग है, आपके पास लैंग्वेजेस हैं, और हम जो स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हैं वो टाइप स्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट है। तो उसके लिए CSS नहीं, उसके लिए आपको मिक्स एंड मैच CSS प्लस टाइप स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि अभी भी आप CSS की प्रॉपर्टी को ट्विक कर रही हैं, टोगल कर रही है कि यार हिडन है उसको फ्लेक्स कर दो या ब्लॉक कर दो या इनलाइन ब्लॉक कर दो। ठीक है, लेकिन किसके इस्तेमाल से कर रही है, टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो थोड़ा सा टाइम, लिटिल बिट टाइम स्पेंड करेंगे, आपको चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। अल्टीमेटली हमने तो करा ही देना है इंशाल्लाह। 3 स्क्रीन साइजेस होंगे, एक डेस्कटॉप होगा, एक टैबलेट होगा और एक मोबाइल व्यू होगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि आपने 3 अलग अलग प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, सही है? आपने एक ही वेबसाइट बनानी है और इन ब्रेक पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है, SM, MD, LG जो भी आपको बताए गए, और उसके हिसाब से जो आपको फिग्मा की स्क्रीन दी जाएगी उसको मैप करना है कि आपका मोबाइल स्क्रीन पे वैसा ही दिखे जैसा फिग्मा की मोबाइल स्क्रीन है, आपको टैबलेट पे वैसा ही दिखे जैसे टैबलेट आपको फिग्मा पे प्रोवाइडेड है, और सेम गोज फॉर डेस्कटॉप, और फिर डेस्कटॉप से ऊपर भी वही रहेगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। क्लास के अंदर मैंने आपको कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर के ऊपर के अंदर आपको असाइनमेंट दिया गया था वेबसाइट बनाने का, वही वेबसाइट जो समी ने बनाई थी यहाँ पे हमारे साथ बैठ के, कुछ बन गई थी, कुछ बाकी रह गई थी। 3 सेक्शंस थे उस वेबसाइट के अंदर, ठीक है, 1 2 3 हो सकता है 4 भी। मैंने आपको बोला था ये बनाएं, बिल्कुल बनाएं, वही था, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्टेशन थी मेरी तरफ से, जो मैंने पढ़ाया कतई नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि यार कोई बंदा जो एक सिंगल सिंपल कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए ये 3 की 3 सेक्शंस बना ले, क्योंकि उनमें कुछ चेंजेस थे, कभी इमेज यहाँ थी, कभी यहाँ थी, कभी कलर कुछ और था, कभी कलर कुछ और था, लेकिन लेआउट ऑलमोस्ट सेम था। किस किसने किया है? हाँ सर, पीछे पीछे किसी ने किया? ओके कूल, ज़रा आप पहले तो अपने लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। अच्छा, जब मैं तालियां बजाने को बोलता हूँ सारे समझते हैं जब जिसने किया है बस वही ताली बजाएंगे, हमारा काम है ज़रा देखना अच्छा कौन है। ज़रा ज़ोरदार तालियां उनके लिए अप्रिसिएशन के तौर पर। सही, ज़बरदस्त। ज़रा अभी पूछेंगे इनसे कि इन्होंने कैसे अचीव किया है, ठीक है? नहीं भूलेंगे नहीं आप, आपने ही किया है। ओके, स्क्रीन शेयर। इतनी आपको चीज़ बताई गई है, अगर इसको वाकई आपने समझा है, आप अपने लेआउट को वाकई रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आपको फ्लेक्स की स्विचिंग का पता है, आपको ग्रिड का बता दिया। मैंने ग्रिड टेलनेट पे यूज़ नहीं किया था, अभी इन्होंने मुझे दिखाया, या हो सकता है मैंने देखा हो लेकिन सबकॉन्शियसली मेरे जहन में हो, लेकिन वैसे मैंने फोकस होके नहीं किया। ट्रस्ट मी, मुझे आप लोगों पे गुस्सा है,
कि जब हम कर रहे थे इट वाज सो डिफिकल्ट, कि जब आप CSS के थ्रू ग्रिड कर रहे हैं इट्स सो इजी, ट्रस्ट मी इट्स सो इजी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या और मिले, कि मतलब आपने ग्रिड दिया, आप MD दे रहे हैं, आपको स्क्रीन साइज मिल रहा है ब्रेक पॉइंट, आप LG दे रहे हैं, स्क्रीन साइज मिल रहा है। इसका बस एक दिन तसल्ली से कोड देखेगा CSS के अंदर, तो आपके क्या कहते हैं 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हाँ, 14 तबक आपके रोशन हो जाएंगे। इट वॉज सो डिफिकल्ट, लेकिन अल्टीमेटली वो भी आपको आ ही जाता था। लेकिन ये तो समझना बहुत आसान है कि आप बताए जा रहे हैं MD इतने कॉलम कर दो, LG इतने कॉलम कर दो। इससे ज़्यादा आसान एरा अभी तक डेवलपर्स के लिए नहीं आया है। तो अब अगर आप सुस्ती कर रहे हैं, काहली कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए इससे ज़्यादा आसानी हो नहीं सकती मेरे दोस्तों। अब तो समझे बस आपके सामने तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आपको दी जा रही है कि अरे कर लो, सब कुछ कर दिया है, बस इसको इस्तेमाल कर लो। अभी भी नहीं करना तो कब करना? तो ज़रा इसको घर जाके प्लीज़ दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, वो करिएगा, और जो नॉलेज दी गई है इसी को इस्तेमाल कीजिएगा। आपके लिए बेहद आसानी है, आप इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। चले भाई, अब हमने जो है ना देख लिए उसके सारे ब्रेक पॉइंट्स। वापस आ जाता हूँ मैं अपना टेलविन की वेबसाइट पर। क्या नाम था उसका? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कुछ ऐसा ही था, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टेलविन वगैरह कुछ। ठीक है, हमने देखी थी कितनी डिवाइस देखी थी हमने? 5 डिवाइस। इन्होंने स्टार्ट किया है स्मॉल के साथ, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा स्मॉल भी देखी थी, फिर इन्होंने मीडियम पे गए, लार्ज पे गए, एक्स्ट्रा लार्ज, 2XL वगैरह वगैरह। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये जो ब्रेक पॉइंट्स है ना, हम इनको अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर आप अब चले जाएं अपने Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप लोगों को मिलती है एक फाइल जिसका नाम होता है टेलविन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। आपके पास मौजूद होती है, आप लोगों को पता नहीं है उसके अंदर हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने ये करना है कि हमने इसके अंदर अपनी तरफ से कोई एक ब्रेक पॉइंट्स ऐड करना है। तो मैं तो अभी सर मुबशिर की स्क्रीन पे मुझे कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया, तो मैं उसको ओपन करके चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यहाँ पर एक अदद कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल रही है जो कि सेम उसी फाइल के जैसी है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके देखें तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है टेलविन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये फाइल भी बिल्कुल सेम उसी के जैसी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस फाइल के अंदर आना है। अच्छा, मैं इस डिवाइस को ज़रा देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या है। हमारे पास 320 हो या 480 हो या फिर उससे बढ़ जाए, जब जाकर ये हमारी 640 को क्रॉस करती है, मतलब कि हमारी स्मॉल डिवाइस के अंदर आती है, तब कितनी हो जाती है हमारे पास कार्ड्स? कितने हो जाते हैं? 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने ये करना है कि जब हमारी ये डिवाइस जो है कि 480 को क्रॉस करे, 480 को क्रॉस करे, तो हमारे पास एक डिवाइस आनी चाहिए जिसका नाम हो एक्स्ट्रा स्मॉल, और वो 480 से लेकर हमारे कहाँ पर 639 तक जाए, क्योंकि उसके बाद 34 अपना 640 के बाद हमारे पास स्मॉल डिवाइस आ जाती है। तो हमने सिर्फ ये थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, यूजुअली हम लोग करते नहीं हैं, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए हम लोग इसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। आपने क्या करना है, इस थीम के अंदर आना है, ठीक है। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसके अंदर थीम है, एक अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर एक्सटेंड है, एक्सटेंड के अंदर आकर आपने क्या करना है, यहाँ पर उसका नाम लिखना है एक्स्ट्रा स्मॉल, वो भी सिंगल कोट्स के साथ, ठीक है। आपने लिखना है एक्स्ट्रा स्मॉल, वो भी सिंगल कोट के साथ। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलन देंगे, और उसके बाद हम लोग उसको विड्थ बताएंगे कि भाई इसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है। हमने विड्थ बतानी है कि भाई 480 से इसकी विड्थ जो है स्टार्ट होगी, और मैंने इसको डिफाइन कर दिया। जूम कर दूं, ये ले, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, थीम के अंदर एक्सटेंड के अंदर और XM लिखकर मैंने 480 लिखा है, और मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ कि ये किस में होगी, PX के अंदर। बस ये ही चेंजेस करने थे हमने।
और हमने जाकर अपने इस जो हमारा कोड है इसको बताना है कि जब हमारी डिवाइस एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाए तब क्या कर देना, तब भी ये जो कॉलम्स है आप इनको 2 में डिवाइड कर देना। अगर अभी आप देखें तो हम लोग 340 कुछ आगे आ रहे हैं, 480 हमने क्रॉस कर लिया है, 500 600 क्रॉस किया है, तब जाकर ये 2 कॉलम्स में आए। अभी मैं इसको वापस रखता हूँ और हम यहाँ पर उसको डिफाइन करते हैं कि जब हमारी डिवाइस XM मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल को क्रॉस करे तब क्या हो जाए, ग्रिड, अच्छा सॉरी XS क्या करें, ग्रिड कॉलम्स कितने कर दें, 2 कर दें। अब हम इसको जरा चेक करते हैं क्या ये वाकई काम करता है या मैंने हवा में बात कर दी है। क्या हुआ है? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एज ए डेवलपर आपको इस चीज़ का आदी होना चाहिए कि मसले मसाइल दिक्कत समस्या सबके साथ आती है। तो पहले तो नेम के लिए ज़ोरदार तालियां, बहुत ज़बरदस्त समझाया। मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा है, मैंने बड़ा सीखा है, मुझे बड़ा मज़ा आया चीज़ें सीखने में। ये सबसे ज़रूरी होता है, ये सबसे ज़रूरी होता है कि आप नहीं, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब भी आप कहीं जाएं बी प्रिपेयर्ड, जब भी आपको टास्क दिया जाए तमाम चीज़ों के लिए बी प्रिपेयर्ड। लेकिन टेक्निकली आप इतने साउंड होने चाहिए हैं कि इफ़ आपको विदाउट एनी कॉल और एनी एल्स आपको अगर राइट अवे कोई चीज़ दी जा रही है हैंड्स ऑन आपको इस्तेमाल करने के लिए, तो आप इतने साउंड होने चाहिए कि आप वाकई उसको फुलफिल कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। तो ये कब आता है, ये वक्त के साथ साथ आता है ये तमाम चीज़ें। आई गेस ऐसे भी हो सकता है, देखते हैं। बट देयर इज़ अ बेटर अप्रोच, देयर इज़ अ बेटर अप्रोच। हम क्या करते हैं, हम इसको कंट्रोल कुछ एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, हम स्क्रीन्स चाहते हैं, स्क्रीन साइज चाहते हैं। तो जिस तरह थीम का एक चाइल्ड है ना, एक्सटेंड एक ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से आप एक और ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन्स। नॉट इनसाइड एक्सटेंड्स, बिफोर एक्सटेंड्स, फर्स्ट चाइल्ड टू, चलें ऐसे कर लें, और यहाँ पे आप अपने स्क्रीन साइज पास कर दें विद पिक्सल्स, सिंगल कोट्स के अंदर, बिल्कुल ऐसे। अब आप इसको चलाएं और इसको अब एक्सटेंड से आप देख सकते हैं कि नाउ इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, तो वो पूरा कॉपी करना, इट्स नॉट अ नहीं, इनको भी हमेशा याद रहेगा कि जब भी आपको कोई स्क्रीन साइज अपडेट करना है, गो टू योर कॉन्फ़िग फाइल, गो टू थीम, इनसाइड थीम गो टू एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर एक और ऑब्जेक्ट ओपन करें और उसके अंदर हमने एक्सेस दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप LG, BG, KG, कुछ भी आपके जहन में जो भी वर्ड बन रहा है वो दें। कॉलन उसकी वैल्यू के तौर पे आपने जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो पिक्सल्स के अंदर, इट विल वर्क 100%, इट विल वर्क। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि हमने कितनी ज़बरदस्त चीज़ अचीव कर ली है। जो फर्स्ट वैल्यू हमने पास की थी वो हमारी बिल्कुल मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ मोबाइल स्क्रीन पे दिख रही है। उसके बाद हमारी कस्टम दी हुई XS, उस पर 2 कॉलम दिख रहे हैं। उसके आगे SM के ऊपर 2 कॉलम, उसके बाद MD के ऊपर 3 कॉलम और फाइनली LG के ऊपर 4 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। और यही है पूरी आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस कि यार अगर एक स्क्रीन के ऊपर कोई कंटेंट इतना ज़्यादा दिख रहा है तो ऑब्वियसली जब स्क्रीन साइज इतना हो जाएगा तो आप इतना बड़ा कंटेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि आप उससे इतने बड़े कंटेंट को ब्रेक कर दें कि यार अब क्योंकि स्क्रीन इतनी छोटी है तो उस बड़े कंटेंट को मैं ब्रेक कर दूं, उसका लेआउट जो पहले हॉरिजॉन्टल था अब उसको वर्टिकल कर दूं ताकि वो इस स्क्रीन के साइज के साथ मैनेज कर जाए। और फॉन्ट्स के साथ दूसरी अप्रोच यूज़ की जाती है। फॉन्ट्स को ऑब्वियसली हम ब्रेक नहीं करते, फॉन्ट्स का हम क्या करते हैं, उसका फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, उसका फॉन्ट वेट छोटा कर देते हैं। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं, अपने जहन में रखिएगा। व्हेन इट कम्स टू लेआउट
आप लेआउट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। व्हेन इट कम्स टू टेक्स्ट टाइपोग्राफी, तो आप उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली भी अक्सर और फॉन्ट वेट चेंज करते हैं। एंड समटाइम्स आप कंटेंट को हाइड कर देते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि अगर ये नहीं भी दिखाऊं स्मॉल साइज के ऊपर तो चलेगा काम, तो आप कभी कभी ऐसा भी करते हैं। जैसा अभी आपको दिखाया था कि नैव बार के 3 ऑप्शंस स्मॉल स्क्रीन साइज पे हमने हाइड कर दिए, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसको एक अलग तरीके से दिखाएंगे। लेकिन कुछ कंटेंट होता है कि जिसको आप बस हाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो मोबाइल पे नहीं दिख रही तो इट्स फाइन। तो ये कुछ अप्रोचेज अपने जहन में रखिएगा। और आपका सवाल? नो नो नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप डबल कोट्स में डालें। हाँ, जैसे स्ट्रिंग है, इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स अ सिंपल स्ट्रिंग। इसको बड़ा करना है यहाँ जरा। आप सवाल करें, आप बोलें। बस आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो उसको ओवरराइट कर देगा। अब अगर नीचे जाके एसएम लिख के कुछ साइज चेंज कर दो ना, वो टेलविंड के नेटिव एसएम या फिर एमडी को ओवरराइट कर देगा। और किसी को कोई सवाल भाई यहाँ तक? ट्रस्ट मी, यहाँ जो आपने सीखा है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे नहीं पता आप एक्साइटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन ये वाकई ऐसी चीज़ है जिसके अराउंड आपको एक्साइटमेंट बिल्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप एक वाकई अच्छे फ्रंट एंड इंजीनियर बन गए। अच्छे क्या मतलब, अभी ही बने, अभी तक आप नहीं थे। सॉरी टू से, पर आप नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर आपने देख लिया यार, आपने इतनी बेसिक चीज़ जो कोर है वो मिसिंग था, आज वो कंप्लीट हुआ है। अब क्या रह गया है कि भाई मैसेज आया कि सर ये मसरूफियात थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 हफ्ते और 1 असाइनमेंट। मैंने ये नहीं बोलता कि तीनों होने चाहिए, बोलता 3 दे रहा हूँ, 1 होना चाहिए। ऐसी कौन सी मसरूफियात थी कि आप 3 हफ्ते के अंदर एक असाइनमेंट नहीं बना पाए? मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं पढ़ रहा था तो हमारा एक टेस्ट था, सही। मेरी भांजी की शादी थी तो मैं लाहौर चला गया था। अब मेरा टेस्ट था, उसी के दरमियान मेरे तो हाथ पाँव फूले हुए थे। मैं टेस्ट कैसे दूँ? मैं सर ज़िया को डायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह टेस्ट दे दूँ। मैं हूँ लाहौर में, लेकिन मैं किसी तरह टेस्ट दे दूँ। फाइनली मुझे सर ज़िया ने डायरेक्ट करवाया सर मोहम्मद अली मुगल की तरफ। उन्होंने बोला कि यार लाहौर तो नहीं, फैसलाबाद में हमारा एक सेंटर है सैलानी का, उधर जाके तुम टेस्ट दे दो। अब मैं अकेला, मैं तो कभी बस में नहीं बैठा, कहीं कभी इधर उधर नहीं गया, और मुझे बोल दिया कि भाई फैसलाबाद जाओ। कोई वैसा जा सकता नहीं था क्योंकि फैमिली की तरफ अलग मसरूफियात थी। मैंने अपने कज़न को पकड़ा, हम गए पहले फैसलाबाद अब नया इलाके का नहीं पता, कहाँ घूमें कहाँ जाए कुछ करें। पूछते पाछते जाके पहुँचे सैलानी, वहाँ जाके टेस्ट दिया, वापस आए रात के मुझे तकरीबन 12-1 बज गए। आई वॉज द ओनली पर्सन जो कि वहाँ पे ये वाला टेस्ट दे रहा था, क्योंकि वो कोर्स था ही कराची का, वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था दीगर और शहरों में। तो मैं यहाँ पे लाहौर गया, लाहौर से जाके फैसलाबाद गया, फैसलाबाद पे जाके मैंने टेस्ट दिया और फिर लाहौर आके कराची आया। तो मतलब अगर किसी ने कुछ करना है तो वो कर लेगा। आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। मैं मान ही नहीं सकता, नहीं मैं या फिर अमजद है, अमजद के दुआ कीजिएगा उनके भाई के लिए। उनके भाई का पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया। आज आपके सामने बैठे हुए थे और आपको पढ़ा रहे थे। तो इनको क्या कोई लाखों रुपए मिल रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा। इट्स नथिंग, ट्रस्ट मी। अगर कुछ मिल भी रहा है ना, कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि एक जर्नी थी जो कि सर ज़िया से चली थी, ट्रांजिशनिंग की, नॉलेज की, वो यहाँ पे आ जाए। इससे बड़ा आपको कोई 3 हफ्ते थे क्योंकि मामलात ख़राब थे आपके। एक बंदे का सगा भाई, बड़ा भाई इंतकाल कर गया और अगले हफ्ते आ रहा है कि यार नहीं यार, पहली फैकल्टी छोटी सी है, स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं, पता नहीं मैनेज कर पाए या ना पाए, मैं आ जाता हूँ। तो ज़रा अपने मामलात देखें, दीगर और चीज़ें देखें, असाइनमेंट करें। आप नहीं करेंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं को क्या फ़र्क पड़ेगा, टीम को क्या फ़र्क पड़ेगा। आपका है कि आप कुछ कर जाएं, कि आप किसी टाइम यहाँ पे आएँ और आपके सामने 1500 या 15,000 लोग हों और आप उनको पढ़ाएं। अल्टीमेटली इस फील्ड के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। कर लें आप पाकिस्तान के हालात किसी तरीके से चेंज, निकाल लें कोई फील्ड, फाइनेंस की निकाल लें, कोई और निकाल लें,
मुझे तो तमाम फील्ड्स बंद होती हुई दिख रही थी। एक टाइम था बीकॉम, कहाँ गया? एक टाइम था डिफरेंट और फील्ड्स थी, कहाँ गए? नहीं बचे। IT इज़ द ओनली फील्ड, इज़ द ओनली होप कि कुछ कर सकते हैं और पोटेंशियल दिख रहा है, लोग कर रहे हैं। हमारी टीम देखें माशाल्लाह, सर अमीन आलम देखें, सर मोहम्मद अली मुगल देखें, सर मोहम्मद कासिम देखें, क्या क्या कर रहे हैं। तो पोटेंशियल है, आपके सामने है, लोग करते हुए आपको दिख रहे हैं। फिर आंखें चुरा के कि नहीं यार जो है इसी में खुश रहना है, तो प्लीज़ आ गए हैं तो फिर हक भी अदा करें, वरना 5 लाख लोगों ने टेस्ट दिया था, उनका हक आपसे ज़्यादा बनता था। वो यहाँ पे बैठते, वो यहाँ पे पढ़ते और वो कुछ सीख के निकलते। अब आ गए हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए कि यार 5 लाख में से 50,000 को नैरो डाउन करके आपको बुलाया गया है, तो आप ऐसे नहीं आ गए, आप किसी का फिर हक मार रहे हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ आएँ और आप अब से अमल करें। यहाँ से कोई चीज़ मिसिंग हो, यहाँ से कोई चीज़ नहीं डिलीवर की जा रही हो, यहाँ से कोई आए बाएँ शाएँ की जा रही हो, तो आप बताएं कि यार ये चीज़ डिलीवर नहीं की जा रही, ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जा रहा, यहाँ पे डंडी मारी जा रही है। तो फिर हम बैठे हुए हैं, और अगर मैं भी नहीं हैंडल कर रहा तो सर अमीन बैठे हुए, डायरेक्ट अप्रोच टीचर्स हैं, उनको जाके अप्रोच करें, किसने मना किया? मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा यहाँ बैठने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बैठना। मेरा क्या जा रहा है भाई, मैं तो फील्ड में आ गया, नेम के लिए जा रहा है, वो तो फील्ड में आ गए। अभी हमारे ऊपर अब कितना बेहतर करते रहे, चीज़ों को और सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आपका ज़्यादा बनता है, आप स्टेप इन किए हैं, आपके लिए अभी जर्नी बाकी है, स्ट्रगल बाकी है। तो आपको एक अच्छी टीम मिलनी चाहिए जो कि आपको चीज़ें डिलीवर की जाए। तो अगर वो हम नहीं है तो कोई और है, लेकिन अगर हम हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे, तो फिर आपका यहाँ बैठने का हक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बाकी और हकदार मौजूद है। सो ऐड करना है कुछ नहीं, यहाँ की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी रखते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी कोडिंग, अल्लाह हाफिज़। असाइनमेंट आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते नहीं बल्कि कल या परसों दे दिया जाएगा, वो बना लीजिएगा।